Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार युगाब्द 5123 कलयुग विक्रम संवत 2078 पौष महीने के कृष्ण पक्षी षष्ठी 26 दिसंबर 2021 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को प्रदीप कुमार सिन्हा का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। ओमिक्रॉन के बाद अब डेल्मिक्रॉन। आईएसआई का खुलासा बब्बर खालसा के तार जुड़े लुधियाना धमाके से, तथा कुबेर पीयूष का खजाना 40 घंटे 13 मशीनें और 169 करोड़ की रकम। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दुनिया भर में दहशत बनी हुई है। अब तक विश्व के 108 देशों में 1,51,000 से ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले दर्ज किए गए हैं। इस बीच एक नया वेरिएंट सामने आ गया है। इस वेरिएंट का नाम है डेल्मिक्रॉन। अमेरिका यूरोप में बढ़ रहे कोरोना के मामले के पीछे इसे ही जिम्मेदार माना जा रहा है। डेल्मिक्रॉन डेल्टा ओमिक्रॉन वेरिएंट का संयोजन यानी इनसे मिलकर बना है, जो और भी अधिक तेजी से फैलता है। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि यूरोप के कई देशों में डेल्मिक्रॉन के कारण ही संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। भारत में आधिकारिक तौर पर अब तक डेल्मिक्रॉन वेरिएंट का एक भी मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है। देश में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 358 मामलों की पुष्टि की जा चुकी है। इस बाबत केंद्र व राज्य सरकारें अलर्ट मोड में हैं व नाइट कर्फ्यू जैसे विकल्पों पर फिर से सहारा लिया जा रहा है, ताकि नए वेरिएंट पर तीसरी लहर की संभावना को रोका जा सके। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के मंसूबे पंजाब को लेकर नापाक हैं। अब लुधियाना बम धमाके के तार भी जोड़ने लगे हैं। आईएसआई चीफ नदीम अंजुम की आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के प्रमुख बधावा सिंह से जग जाहिर है। बब्बर खालसा के पीछे आईएसआई का पूरा हाथ है। पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या का ताना बाना बनने वाला आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल सूबे में फिर से सिर उठाने लगा है। लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स धमाके के तार पाकिस्तान में बैठे बब्बर खालसा के चीफ बधावा सिंह से जुड़ने के बाद भारत की खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और नए सिरे से होमवर्क किया जा रहा है। जांच में सामने आया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की पंजाब के आतंकी संगठनों से गहरी नजदीकियां व जुगलबंदी सूबे में नापाक वारदात का तानाबाना बनने में कामयाब रही हैं। जांच एजेंसी के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि लुधियाना कोर्ट में हुए धमाके के पीछे बब्बर खालसा का हाथ है। इस धमाके को बब्बर खालसा के चीफ बधावा सिंह ने अंजाम दिया है और उनसे इस काम में स्थानीय गैंगस्टर हरविंदर सिंह और फ्रिदा सिंह की मदद ली है। बब्बर खालसा एक ऐसा आतंकी संगठन है जिसका मुख्य मकसद एक स्वतंत्र सिख देश खालिस्तान बनाना है। बब्बर खालसा के सदस्य कनाडा, जर्मनी, यूके और भारत के कुछ हिस्सों में मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक रिंदा कुछ बरसों पहले पाकिस्तान भाग गया था और उसने वहीं से पंजाब में कुछ गैंगस्टरों के इस धमाके के लिए तैयार किया था। केंद्र सरकार अब पूरे देश में एक ही यानी साझा मतदाता सूची पर राज्य सरकारों के बीच सहमति बनाने और इसी अनुरूप विधायी बदलाव करने पर विचार कर रही है। इस सिलसिले में दो विकल्प अपनाने पर विचार किया जा सकता है। पहला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में संशोधन करके देश के सभी चुनावों के लिए एक समान मतदाता सूची को अनिवार्य किया जा सकता है। यह नियम राज्य निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करने और स्थानीय निकायों के चुनाव का संचालन करने का अधिकार देता है। दूसरा, निर्वाचन आयोग या भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अपने कानूनों में संशोधन करने और नगर पालिका तथा
पंचायत चुनावों के लिए राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची को अपनाने के लिए राजी किया जाए। संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के लिए निर्वाचक नामावली की निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार देता है। वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 51,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 75 रुपए 40 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 54 रुपए 46 पैसे। कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन शुक्रवार को शेयर बाजार गिरावट के साथ लाल निशान पर बंद हुआ। बीएसई का 30 शेयर वाला सेंसेक्स 190 अंक गिरकर 57,124 और निफ्टी 68 अंक गिरकर 17,003 पर बंद हुआ। केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के इतिहास में कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों से 179 करोड़ रुपए की नकद बरामदगी कीर्तिमान बन गई है। एक टीवी चैनल से बातचीत में CBIC के निदेशक विवेक जौहरी ने इसकी पुष्टि की है। सूत्रों के अनुसार पीयूष जैन का हवाला का बड़ा कारोबार है। वह ट्रकों से 50,000 रुपए तक की इनवॉइस के जरिए किराना और सुपारी की आड़ में हवाला से जुड़ी मोटी रकम मुंबई समेत दूसरे शहरों को भेजता था। सूत्रों का दावा है कि डिब्बों में किराना और सुपारी की जगह नोट भरे होते थे। जांच में उसकी पुष्टि के बाद ये कार्रवाई हुई। रकम बड़ी होने से प्रवर्तन निदेशालय भी केस दर्ज कर जांच शुरू कर सकता है। नियम अनुसार 1 करोड़ रुपए से अधिक की बरामदगी पर आरोपी को जेल भेजने का प्रावधान है। इसी के साथ साप्ताहिक समाचारों का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 मेगाहर्ट्ज पर। तो आज हम अपने ईसाई भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। कल क्रिसमस डे था और तो उन सभी लोगों को, बाकी हम सब लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। और उपाध्याय जी, आज का कार्यक्रम तो बहुत भरा पूरा है। बिल्कुल 2 घंटे का कार्यक्रम है और जैसा कि हमने श्रोताओं को बताया था कि ये हमारा विशेष थीम पर कार्यक्रम है और हमारे साथ आज स्टूडियो में मेहमान भी हैं, तो प्लस करंट अफेयर्स पर भी बात होगी। तो चलिए कार्यक्रम को सुंदर से आज के विचार से आरंभ करते हैं। बहुत अच्छी बात है। आज का विचार है, जब मन कमज़ोर होता है परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। जब मन स्थिर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं, लेकिन जब मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। समझ कोई जितना साथ निभा
सपना बिसरा दे कोई ना संग मरे मन रे तू काहे ना धीर धरे वो निर्मोही मोह न जाने जिनका मोह करे मन रे तू काहे ना धीर धरे Radio 2000 98.5 FM and The Hindi Show. आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर। In Australia, if you are looking for a trusted banking partner who can connect you with your dear ones in India, then reach out to State Bank of India in Australia. Visit our website www.sbisyd.com.au for more details on products and services. State Bank of India Sydney is a proud sponsor of Darpan Radio. तो उपाध्याय जी, आप गाने के बारे में कुछ बता रहे थे, भजन के बारे में। यह आज का विचार और भजन दोनों काफ़ी मिले जुले थे और इस वर्ष का यह हमारा आखिरी कार्यक्रम है, तो जिसमें धैर्य की बात की जा रही है। तो पिछले 2 वर्षों से काफ़ी लोगों ने धैर्य ही रखा हुआ है। कोरोना के चलते काफ़ी हम लोगों के जीवन में उलटफेर रहे हैं। आशा करते हैं आगामी वर्ष कुछ नई चमक लेकर आएगा। बिल्कुल। और इस समय ऑस्ट्रेलिया में छुट्टियां चल रही हैं। कल क्रिसमस था, आज बॉक्सिंग डे है। आशा करते हैं हमारे दर्शक लोग, श्रोता लोग छुट्टियों का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। और हमारा आज का कार्यक्रम 24 दिसंबर, जो कि मोहम्मद रफ़ी का बर्थडे होता है, उसके लिए डेडिकेटेड था। तो आज हम उन्हीं के गाने सुनाएंगे और तथा रोचक जानकारियाँ और प्रेरक प्रसंग भी श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। उपाध्याय जी, आप एक बात भूल रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन भी 25 दिसंबर को है। बिल्कुल। और एक हमारे राजेश पांडे जी हैं, वो भी 25 सितंबर। बिल्कुल। समस्त दर्पण रेडियो मंडली से कि पांडे जी को बिल्कुल उनके जन्मदिन की बधाई। और उनका कार्यक्रम शायद अगले हफ्ते या कभी हम लोग सुनेंगे। तो और हमारे साथ आज स्टूडियो में मेहमान भी हैं, उन लोगों से भी बातचीत रहेगी। तो हमारे 2 घंटे बहुत अच्छे मनोरंजक गुजरने वाले हैं। तो प्रदीप जी, क्यों ना पहले मेहमान से परिचय से आरंभ किया जाए। बिल्कुल। आज हमारे यहाँ बहुत खास मेहमान आए हुए हैं। एक मेहमान तो आप मिल चुके हैं, कई बार मिल चुके हैं, और उनके आने से हमारे कार्यक्रम की शोभा में 4 चांद लग जाएगा। तो हमारे साथ आज हैं अभिजीत सरकार जी। अभिजीत सरकार जी, आपका दर्पण हिंदी रेडियो में स्वागत है। थैंक यू। और दर्पण रेडियो के सुनने वालों को भी नमस्कार। तो हम अभिजीत जी से बात करते रहेंगे। उनका ज्ञान बहुत सारे एरियाज़ में है, बहुत क्रिएटिव आदमी है, बहुत सारे काम करते हैं। उनके क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनसे ये भी बात करेंगे। साथ में वो हमें कुछ गीत संगीत के बारे में भी बताते चलेंगे। बिल्कुल प्रदीप जी, मैं तो इसको एक बहुत ही अच्छा संयोग मानता हूं कि आज हम बिल्कुल संगीत के एक दिग्गज को यह कार्यक्रम डेडिकेट कर रहे हैं और उनसे अच्छे अच्छे प्रसंग और उनकी कहानियां और उनके बारे में हम सुनेंगे कार्यक्रम जैसे जैसे बढ़ेगा। और साथ में हमारे साथ सरकार जी भी हैं, जो कि सिडनी के बिल्कुल सबसे ज्ञानी संगीतज्ञ मैं इनको मानता हूं। और संगीत में इनका योगदान जो है, बिल्कुल किसी भी सिडनी वासी से आप पूछिए तो अभिजीत सरकार जी सबसे ऊंचा नाम है। एक्चुअली अभिजीत सरकार जी संगीत तो जानते ही हैं, करते भी हैं और लोगों को सिखाते हैं, और सिखाते हैं बड़ी अच्छी तरह सिखाते हैं। मैंने कुछ क्लासेस भी अटेंड की हैं। लेकिन यह है कि ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों का मन लगा रहता है और बहुत मज़ा आता है। तो चलिए कार्यक्रम को बिल्कुल एक चीज़ मैं भूल गया था एक्चुअली। जी हाँ। ये सप्ताह जो है ये थोड़ा सा सोमवार सप्ताह भी है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह की सारी जो परिवार था उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे
देश को बचाए रखने में, तो उसके बारे में एक छोटी सी बात हम सुनाएंगे। बिल्कुल प्रदीप जी, हमारा बिल्कुल इस कार्यक्रम में हर चीज़ हम कार्यक्रम में जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम के लिए प्रदीप जी, मैं गानों का जब संकलन तैयार कर रहा था तो मुझे बड़ी दिक्कत पेश आई कि कौन से गाने चुने जाएं। मोहम्मद रफ़ी के इतने सारे गाने हैं कि और हर गाना इतना लोकप्रिय है कि मुश्किल हो जाता है कि कौन सा गाना हम अपने कार्यक्रम में सुनाएं। और उसमें भी सबसे मुश्किल इस बात में कि कार्यक्रम की शुरुआत में पहला गाना हम कौन सा सुनाएं। वह गाना जो रफ़ी ने सबसे पहले गाया था, या फिर वो गाना जिससे इनको सबसे अधिक लोकप्रियता मिली, या फिर वो गाना जिसके लिए इनको पुरस्कार मिला। तो बहुत सारे विकल्प थे और अंत में सुई जाकर एक गाने पर ठहरी। मैंने सोचा जब हम कार्यक्रम उनके जन्मदिन के लिए कर रहे हैं तो क्यों ना जन्मदिन के गाने से ही शुरुआत करें। और इस गाने की विशेषता है कि यह गाना भले ही 50 साल पहले गाया गया था, लेकिन आज भी इतना लोकप्रिय है कि हर बर्थडे में इस गाने को सुना जा सकता है। इसकी ट्यून को बर्थडे की सिग्नेचर ट्यून कहूँगा। दुनिया के कितने देशों में इस गाने को केक काटते समय बजाया जाता है। तो चूँकि मोहम्मद रफ़ी का ही आज बर्थडे है, तो क्यों ना हमारे कार्यक्रम की शुरुआत उन्हीं के गाए हुए इस सुंदर बर्थडे के गाने से करते हैं। Happy birthday to Sunita, happy birthday to you. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Sunita, happy birthday to you. बेकरार हो के दामन थाम लूं मैं किसका, बेकरार हो के दामन थाम लूं मैं किसका, क्या मिसाल दूं मैं तेरी, नाम लूं मैं किसका। नहीं नहीं ऐसा हंसी कोई नहीं है जिससे ये नजर रुक जाए, बेमिसाल जो कहलाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। मीठी सी मिठास है, नमकीन अंदाज है, हर किसी का ये खास है, ये है हल्दीरा, ये है हल्दीरा, इसका जो साथ हो तो हर दिन त्योहार बने, रिश्तों की डोर बंधे तो रूठे जग से बने, खुशियों का एक ही नाम,
खुशियों का एक ही नाम, हल्दीराम्स। ये था हमारे स्पॉन्सर हल्दीराम का संदेश। तो दोस्तों, हम अभिजीत सरकार जी से बात करने जा रहे हैं। अभिजीत भाई, आप बहुत दिनों के बाद हमारे रेडियो में आए। आपके 45 साल पूरे होने जा रहे हैं स्टेज पर, जबकि आपने परफॉर्म करना शुरू किया था शुरू से। तो एक तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस उपलक्ष्य में आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं जनवरी में, शायद 15 जनवरी को है। जी। उसके बारे में बताइएगा, लेकिन उसके पहले हमें ये बताइए कि आपके 45 साल पूरे हो गए स्टेज पर, तो इस जर्नी जो 45 साल एक बहुत बड़ा पड़ाव होता है, तो इसके बारे में आपकी किस तरह की फीलिंग्स हैं? देखिए, इट्स जर्नी जो है ये बहुत ही, इट्स बीन लॉन्ग, और फीलिंग ये है कि मुझे ये आई नेवर होप्ड कि इतनी लंबी जर्नी भी होगी, लेकिन ये अभी भी चल रहा है वो सिलसिला। तो इसमें संगीत के बारे में भी सीखने को मिला बहुत कुछ, और ह्यूमैनिटी के बारे में भी काफ़ी कुछ जानने को मिला स्टेज पर। तो इट्स अ माइलस्टोन मेरे लिए। पता नहीं था कि इतने साल चलूँगा मैं स्टेज पर। ये बड़ी खुशी की बात है। आप चले, आपने बहुत सारे लोगों को बहुत खुशियाँ प्रदान की, और साथ ही साथ आप इस तरह के जो कंसर्ट वगैरह करते हैं उससे जो चंदा जमा होता है उससे आप चैरिटी में देते हैं, स्पेशली कैंसर रिसर्च के लिए आप देते हैं। हर साल आप इस तरह के कार्यक्रम करते आ रहे हैं, और मुझे ये भी पता है कि आप और भी लोगों की बहुत मदद करते हैं। ऐसे सीनियर सिटीज़न के लिए आपने कंसर्ट किया, उनको ज़रूरत होती है पैसे की वगैरह वगैरह। तो आपको इस सिलसिले में काफ़ी अवार्ड भी मिले हैं। जी। तो उन एक आध अवार्ड के बारे में बताइए। एक तो मुझे जो 2020 में ऑस्ट्रिया डे अवार्ड मिला मुझे फॉर कल्चरल एक्टिविटीज़ एंड कंट्रीब्यूशन टू कल्चर एंड आर्ट्स। तो ये तो बहुत ही, इट वाज अ वेरी प्रेस्टिजियस मोमेंट फॉर मी। तो बड़ा अच्छा लगा कि देयर वाज सम रिकॉग्निशन। आपको अच्छा लगा, हमें भी बहुत अच्छा लगा। वी फील वेरी प्राउड, थैंक यू, कि आप हमारे बीच हैं और लोगों को इतना प्यार बांट रहे हैं, संगीत सिखा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। तो हमारे एक श्रोता ने पूछा है कि आपका जो कंसर्ट हो रहा है उसके टिकट कहाँ से मिलेंगे? वो ऑनलाइन बुक कर सकते हैं आप drytickets.com.au पर। अच्छा। तो मेरे ख्याल से कुछ थोड़ी टिकट्स बाकी हैं। अच्छा। इट्स नियरली फुल, लेकिन अब थोड़ी कुछ टिकट्स हैं। तो ये कंसर्ट 15 जनवरी को है। हाँ जी। कहाँ पर? ब्रायन ब्राउन थिएटर, बैंक्सटाउन में। ओके। तो चलिए, तो जो श्रोता इस शो में जाना चाहें तो वो अपना टिकट, जैसा सरकार जी ने बताया, वहाँ से अपना बुक कर सकते हैं। और संगीत की आपकी क्लासों की भी काफ़ी प्रशंसा मैंने काफ़ी लोगों से सुनी है, और आप अच्छा सिखाते हैं। तो कुछ और हमारे पास क्वेरीज आई हैं कि आजकल क्लासेस, क्योंकि कोविड के चलते पिछले दिनों से कुछ जो है थोड़ा क्लासेस जो है नहीं चल पा रही हैं काफ़ी। तो आपकी क्या स्थिति, आप आजकल क्लासेस ले रहे हैं नए स्टूडेंट्स को? नई क्लासेस अभी बंद हैं फॉर इसी कोविड के वजह से। मेरे ख्याल से देखें, डिपेंडिंग ऑन कि क्या हो रहा है अभी, नेक्स्ट ईयर से शुरू करेंगे। ओमिक्रॉन का चल रहा है, जल्दी कुछ होने वाला है, पता नहीं, अनप्रेडिक्टेबल है सिचुएशन। बिल्कुल, मेरे ख्याल से एक महीना हमको इंतजार करना होगा। जनवरी में शायद स्थिति अधिक स्पष्ट होगी। बिल्कुल, कैसा है। तो चलिए प्रदीप जी, हमारी बातचीत जारी रहेगी। हमारे साथ और भी मेहमान हैं, उनसे भी बात करनी है, और रफ़ी स्पेशल कार्यक्रम तो हमारा चल ही रहा है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और मोहम्मद रफ़ी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इनसे पहले जो पिक्चरें बनती थी उनमें सामान्यतः कलाकार अपने गीत स्वयं गाते थे, और फिल्मों में काम करने का मौका ऐसे कलाकारों को ही मिलता था जो पर्दे पर दिखने में अच्छे हों तथा अच्छा गाते भी हों। जब प्लेबैक सिंगिंग शुरू हुई तब एक नई तकनीक आई कि पर्दे पर होठ कोई हिला रहा है और गाना बैकग्राउंड में कोई और गा रहा है। मोहम्मद रफ़ी की खासियत यह थी कि उनकी आवाज़ का जो टोन था या पिच जो भी कहें, वह हर कलाकार के लिए उसके व्यक्तित्व के अनुसार बदलता रहता था। श्रोता चाहें तो इस बात को टेस्ट भी कर सकते हैं कि उनके कितने गाने जब हम रेडियो पर कहीं भी सुनते हैं तो हमको अंदाज़ा हो जाता है कि यह गाना शायद उन्होंने देवानंद के लिए गाया होगा, या दिलीप कुमार के लिए, या फिर शम्मी कपूर जो कि उछल कूद वाले एक्टर हुआ करते थे। तो मोहम्मद रफ़ी की इस कला के बारे में जावेद अख्तर थोड़ा विस्तार से बता रहे हैं। उसके बाद सुनिए वो गाना जो आपको खुद ही बता देगा कि यह किस पर पिक्चराइज हुआ है। 48 के बाद हिंदुस्तान की लाइट म्यूजिक, फिल्म म्यूजिक की आवाज़
मोहम्मद रफ़ी हो चुके थे और हजारों गीत उन्होंने अपने करियर में गाए। मुझे हैरत होती है रफ़ी साहब पर, वो कोई भी गीत गाएं, भजन गाएं, कव्वाली गाएं, रोमांटिक गाना गाएं, इमोशनल गाना गाएं, इनकलाबी गाना गाएं, गांव का गीत हो, क्लब का सॉन्ग हो, मंचला गीत हो, उदास गज़ल हो, ऐसा लगता है कि रफ़ी साहब की आवाज़ इसी गीत के लिए, हर गीत, हर रंग में, हर रूप में रफ़ी साहब ने ऐसे गाया है। वो किस तरह से म्यूजिक डायरेक्टर के रंग में ढल जाते थे, किस तरह से एक्टर के रंग में ढल जाते थे। अगर मैं कहूं कि रफ़ी साहब ने प्लेबैक सिंगिंग को प्लेबैक सिंगिंग बनाया तो गलत नहीं होगा। अगर मैं कहूं कि रफ़ी साहब ने सिंगिंग और एक्टिंग का डिस्टेंस खत्म कर दिया तो गलत नहीं होगा। लाल छड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी, क्या खूब लड़ी, हम दिल से गए, हम जान से गए, बस आंख मिली और बात बढ़ी, लाल छड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी, क्या खूब लड़ी, हम दिल से गए, हम जान से गए, बस आंख मिली और बात बढ़ी, लाल छड़ी मैदान खड़ी। ओ तीखे तीखे दो नैना, उस शौक से आंख मिलाना था, देनी थी कयामत को दावत, एक आफत से टकराना था। ओ तीखे तीखे दो नैना, उस शौक से आंख मिलाना था, देनी थी कयामत को दावत, एक आफत से टकराना था। मत पूछो हम पर क्या गुजरी, बिजली सी गिरी और दिल पे पड़ी, हम दिल से गए हैं, हम दिल से गए, हम जान से गए, बस आंख मिली और बात बढ़ी, लाल छड़ी मैदान खड़ी। तन तन कर जालिम ने अपना हर तीर निशाने पर मारा, है शुक्र के अब तक जिंदा हूँ मैं, दिल का घायल बेचारा। तन तन कर जालिम ने अपना हर तीर निशाने पर मारा, है शुक्र के अब तक जिंदा हूँ मैं, दिल का घायल बेचारा। उसे देख के लाल दुपट्टे में मैंने नाम दिया है लाल छड़ी, हम दिल से गए, हम दिल से गए, हम जान से गए, बस आंख मिली और बात बढ़ी, लाल छड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी, क्या खूब लड़ी, हम दिल से गए, हम जान से गए, बस आंख मिली और बात बढ़ी, लाल छड़ी मैदान खड़ी। Every Sunday, listen to the Hindi show, 98.5 FM, Radio 2000. हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 9 से 11 बजे तक। आशा करते हैं हमारे श्रोता लोग मोहम्मद रफ़ी विशेष कार्यक्रम का आनंद ले रहे होंगे। व्हाट्सएप ग्रुप पर आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें स्वागत रहेगा। यदि कोई जानकारी आप देना चाहें या हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है तो आप बताइएगा और हम उसको कार्यक्रम में प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि कल यानी क्रिसमस के दिन हमारे एक प्रसिद्ध राजनेता का भी जन्मदिन होता है। जी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर रहा हूँ।
और एक बड़ा सुंदर संयोग है कि मोहम्मद रफ़ी और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों का जन्म एक ही वर्ष में हुआ था, 1924। कहने का आशय है कि दोनों की आयु में सिर्फ एक दिन का फ़र्क था। अटल जी भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं और अपने भाषण और काव्य कला के लिए जाने जाते थे। तो प्रदीप जी, आप कुछ अटल जी के बारे में आप भी कुछ बताना चाह रहे थे? मेरे विचार से अटल जी जब भाषण देते थे तो उनका इतना अच्छा भाषण होता था कि बहुत ध्यान से सुनने का मन करता था। बहुत चार्मिंग तरीके से बोलते थे वो। और मेरे विचार से वो एक ऐसे राजनीतिज्ञ थे जो सच्चे, सीधे और साफ बात करने वाले थे, जिनकी कोशिश हमेशा ये रही कि किसी तरह से भारतीय राजनीति में सुधार हो। हालांकि सुधार तो नहीं हुआ, गड़बड़ी हुई। लेकिन उनके बारे में, उनका जन्मदिन था 25 दिसंबर को, कल। उनके बारे में मोदी जी ने एक ट्वीट किया है, तो मैं वो सुनाता हूँ। उसके बाद उनकी एक पार्लियामेंट में स्पीच थी जब वो 90s में हार गए थे। बीजेपी हारी थी, बने थे शायद। हाँ, प्रधानमंत्री पहली बार बने थे। उसके बाद वो बीजेपी हार गई थी, उसके बाद की स्पीच है। बहुत अच्छी स्पीच है। और इसमें आज के संदर्भ में जो ये बात आती है कि सारे अपोजिशन पार्टीज़ वाले एक दूसरे से मिलकर किसी ना किसी तरह से मोदी जी को हराना चाहते हैं, तो वो जो चला आ रहा था इतने दिनों से वही बात चल रही है। कुछ नया नहीं है, 25 साल पहले भी ऐसा हुआ करता था। कुछ नया नहीं है। तो आइए सुनते हैं मोदी जी ने क्या कहा उनके बारे में, उसके बाद सुनेंगे अटल जी की स्पीच। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत को मजबूत और विकसित बनाने के लिए समर्पित कर दिया। मोदी ने एक ट्वीट किया कि आदरणीय अटल जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। उन्होंने वाजपेयी के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि अटल जी की जयंती पर उन्हें याद कर रहा हूँ। उनकी देश सेवा हम सभी के लिए प्रेरणा है। उन्होंने भारत को मजबूत और विकसित बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों ने लाखों भारतीयों के जीवन को प्रभावित किया। उल्लेखनीय है कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी के शिखर पर ले जाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 90 के दशक में वे पार्टी का मुख्य चेहरा बनकर उभरे और केंद्र में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी। प्रधानमंत्री के तौर पर वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान देश में उदारीकरण को बढ़ावा मिला और बुनियादी ढांचे तथा विकास को गति मिली। हरियाणा में हम हरियाणा में जीते, हमने कर्नाटक में समर्थन प्राप्त किया है। और ये ठीक है कि केरल में और तमिलनाडु में हम उतने शक्तिशाली नहीं है, मगर हमारा संगठन है। पश्चिम बंगाल में भी हमें 10% से थोड़ा कम वोट मिला हुआ है। अगर आप वोट की बात करते हैं तो फिर 10% वोट की बात करिए। इस सदन में एक व्यक्ति की पार्टियां, एक व्यक्ति की पार्टी, और वो हमारे साथ, हमारे खिलाफ जमघट करके और हमें हटाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें प्रयास करने का पूरा अधिकार है, मगर है वो एक व्यक्ति की पार्टी। एकला चलो रे, और चलो एकला अपने चुनाव क्षेत्र से, और दिल्ली में आकर हो जाओ इकट्ठे रे। किस लिए इकट्ठे हो जाओ? देश के भले के लिए। स्वागत है। हम भी अपने ढंग से देश की सेवा कर रहे हैं। और अगर हम देशभक्त न होते और अगर हम निस्वार्थ भाव से राजनीति में अपना स्थान बनाने का प्रयास न करते, और हमारे इन प्रयासों के पीछे 40 साल की साधना है। ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। हमने मेहनत की, हम लोगों में गए हैं, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। ये कोई चुनाव में कुकर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी नहीं है। और आज हमें अकारण कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि हम थोड़ी ज्यादा सीटें नहीं ले सके। हम मानते हैं हमारी कमजोरी है, हमें बहुमत मिलना चाहिए। राष्ट्रपति ने हमें अवसर दिया, हमने उसका लाभ उठाने की कोशिश की है, हमें सफलता नहीं मिली, वो अलग बात है। लेकिन हम फिर भी सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे, और आपको हमारा सहयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा, इस बात को मत भूलिए। मगर सदन चलाने में और ठीक तरह से चलाने में हम आपको पूरा सहयोग देंगे, ये आपको आश्वासन देना चाहते हैं।
मगर सरकार आप कैसी बनाएंगे, वो सरकार किस कार्यक्रम पर बनेगी, वो सरकार कैसी चलेगी, मैं नहीं जानता। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया। ना मैं लहसुन, ना प्याज, ना अदरक, ना कोई मिर्च मसाला पाया। मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया, उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया। जय हो करी मास्टर्स। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो दोस्तों, आज हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं। वो स्टूडियो में आए हुए हैं अपनी पत्नी के साथ। प्रभात उपाध्याय जी और रानी उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। भारत से आए हुए हैं और एक शादी में आए थे। एक्चुअली वो शादी थी ये हमारे प्रदीप उपाध्याय जी की बेटी की। तो आप आ गए, ये बहुत गनीमत समझिए, क्योंकि उसी दिन के बाद शायद रेस्ट्रिक्शंस लग गए थे। प्रभात जी, आपका दर्पण हिंदी रेडियो में स्वागत है। आप धन्यवाद। आप की जर्नी वहाँ से बताइए कि आप जब आने लगे थे तो आपको कुछ डाउट था कि पहुँच पाएंगे कि नहीं? हाँ, बिल्कुल डाउट था। पहले तो यही नहीं पता था कि कोविड का टेस्ट कराया था वो कैसा रहेगा हमारा, लेकिन वो नेगेटिव था, तो उसकी वजह से हम यहाँ आ पाए। और उसके तुरंत बाद ही ओमिक्रॉन का ये प्रकरण शुरू हो गया है। तो उस समय ये बिल्कुल डाउट था हमारे मस्तिष्क में कि हम पहुंच पाएंगे ठीक से या नहीं पहुंच पाएंगे वहाँ। रानी जी, आप भी थोड़ा माइक के पास आ जाइए, आपसे भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो आपने जब इस तरह की पशुपेश चल रही थी तो आपने क्या सहयोग दिया प्रभात जी को? ऐसा तो कुछ नहीं है, हम लोग बस डरे हुए थे कि कैसे पहुंच जाएं, बस यही इच्छा थी कि आ जाएं। और चलिए, आप ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया और हम लोग यहाँ पर टाइमली पहुँच। आप पहुँच गए यहाँ तक, बड़ी अच्छी बात है। अब ये बताइए कि यहाँ पहुँचकर आपको कैसा लगा? शादी तो आपने अच्छी तरह से करा दी, उसके बाद अब कैसा लग रहा है आपको? अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। हम लोग यहाँ पे अपने बेटे के पास भी हैं, छोटी बेटी भी है और प्रदीप भैया तो है ही। हाँ। फैमिली में बहुत एंजॉय कर, बड़ी अच्छी बात है। प्रदीप जी, आपने बिल्कुल एक्चुअली जब कोविड के उसमें काफ़ी बड़ा अनसर्टेनिटी थी, इवन जब इन लोगों ने फ्लाइट बोर्ड कर लिया था उसके बाद भी हमको लग रहा था कि एक स्थिति, क्योंकि उस समय ओमिक्रॉन बिल्कुल पीक पर मतलब चल रहा था और नई नई जानकारियाँ आ रही थी, तो एक स्टेज पर हमको ऐसा लगे कहीं ऐसा ना हो कि 14 डेज़ का क्वारंटाइन इन लोगों का हो जाए और पता लगा कि जिस पर्पज़ के लिए आ रहे हैं वही सर्व ना हो पाए। लेकिन सब कुछ ठीक से हो गया। और प्रदीप जी, आपने चूँकि बता दिया है तो मैं दर्शकों से साझा करना चाहता था, मेरी बेटी की शादी हो गई और उसी कारण श्रोताओं से मैं पिछले 3 महीने से अलग रहा। पिछले 2 कार्यक्रम में मैं नहीं आ पाया, क्षमा चाहूँगा। और अब मैं बिल्कुल फ्री हो गया हूँ। 3 महीने थोड़ा व्यस्त था उसी कारण से। तो आप सब लोगों का आशीर्वाद नवयुगल पर बना रहे, सारे दर्पण श्रोताओं का यही आशा करता हूँ। आपकी फाइनेंस रिपोर्ट का बहुत इंतजार है लोगों को। बिल्कुल, फाइनेंस रिपोर्ट का। और प्रभात जी जो हैं ये भी बिल्कुल स्टेट बैंक में इन्होंने कितने साल नौकरी किया है? मैंने 35 वर्ष वहाँ नौकरी की थी और भारतीय स्टेट बैंक में मैं कार्यरत रहा 35 साल से भी ऊपर के समय तक। और बहुत सारे ऋण संबंधी कार्यों में मैं वहाँ पर व्यस्त रहता था और काफ़ी हम लोगों ने इस संबंध में वहाँ। अच्छा, अब तो वहाँ काम नहीं कर रहे हैं ना? नहीं, अब मैं वहाँ से अब आप जो बताएंगे वो इनसाइड इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल नहीं होगी। चलिए, बिल्कुल। और काफ़ी, क्योंकि हम फाइनेंस के विषय पर हम लोग रिपोर्ट करते ही हैं, तो जब वह समय आएगा तो फिर आपका भी इनपुट लेंगे हम लोग। बिल्कुल। चलिए, और कार्यक्रम को प्रदीप जी आगे बढ़ाते हैं। और एक रफ़ी साहब के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो एक चीज़ कॉमन मिलती है और वो यह है कि वह बहुत ही सहृदय और दयालु व्यक्ति थे। स्पष्टवादिता और सच बोलना उनके स्वभाव में था। वह किसी को दुखी नहीं देख सकते थे। एक्टर अनु कपूर ने अपने रेडियो कार्यक्रम सुहाना सफ़र
के एक एपिसोड में एक ऐसी कहानी मोहम्मद रफ़ी के बारे में शेयर की थी जो बताती है कि मोहम्मद रफ़ी कितने संवेदनशील थे। मोहम्मद रफ़ी ने एक नई और महंगी कार खरीदी। इम्पाला लेफ्ट हैंड ड्राइव कार हुआ करती थी। रफ़ी के जो ड्राइवर थे सुल्तान, वो राइट हैंड ड्राइव में पारंगत थे। लेफ्ट हैंड ड्राइव चलाने की कोशिश की, लेकिन चल नहीं सकी गाड़ी उनसे। बहुत दिक्कतें आने लगीं और फैमिली वालों ने और दोस्तों ने कहा कि सुल्तान गाड़ी नहीं चला पा रहा है, इस वजह से आप किसी दूसरे ड्राइवर को नौकरी पर रख लो जो इम्पाला चलाना जानता हो, लेफ्ट हैंड ड्राइव कर सके। और इत्तेफाक से जरा सी खोजबीन के बाद 2 दिनों में ही एक बहुत अच्छा ड्राइवर मिल भी गया। एक्सपीरियंस था, लेफ्ट हैंड ड्राइव भी करता था। लेकिन मोहम्मद रफ़ी इस बात से परेशान हो गए कि सुल्तान को नौकरी से निकाल दिया गया तो वो बेरोजगार हो जाएगा, उसके बीवी बच्चों का घर का खर्चा कैसे चलेगा। सबने समझाया कि आप बिना वजह इतना परेशान हो रहे हैं, सुल्तान को कहीं और नौकरी मिल जाएगी। लेकिन मोहम्मद रफ़ी सबकी सुन रहे थे, दिल नहीं मान रहा था। 2-4 दिन कश्मकश में रहने के बाद रफ़ी ने सुल्तान के लिए 70,000 में एक नई टैक्सी खरीदी, उसके नाम से परमिट बनवाया और टैक्सी उसे गिफ्ट कर दी ताकि वो टैक्सी चलाकर अपने परिवार का गुजारा कर सके। सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। कुछ लेके जाएंगे और कुछ देख के जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। ये मेला 2 घड़ी का 2 दिनों की है बहार, समय की बहती धार कहती जाती है पुकार। ये मेला 2 घड़ी का 2 दिनों की है बहार, समय की बहती धार कहती जाती है पुकार, पुकार। हाय 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 हाय, मेहमान कब रुके हैं कैसे रोक के जाएंगे, मेहमान कब रुके हैं कैसे रोक के जाएंगे। कुछ लेके जाएंगे और कुछ देख के जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी, सवेरे वाली। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. तो दोस्तों कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं, अभिजीत भाई पर आ जाते हैं। अभिजीत भाई, मोहम्मद रफ़ी के बारे में कई कहानी किस्से हैं कि छोटे से ये क्या करते थे, कैसे गाना सीखा, तो इसके बारे में कुछ बताइए कहानी। देखिए, वो जब छोटे थे उनके पिताजी जो थे वो शेफ़ थे और उनके अंकल नाई थे। वो तो लाहौर में उनके पिताजी जो एक ढाबा चलाते थे और बार्बर शॉप चलाते थे उनके अंकल। तो ख़ास म्यूज़िकल बैकग्राउंड उनके पास था नहीं। मैं मानता हूँ कि उनका ये नेचुरल गिफ्ट था म्यूज़िक में,
क्योंकि वो 13 साल के, जब 12-13 साल के थे तो केएल साइगल का एक बड़ा कॉन्सर्ट था और जहाँ पे पावर फेलियर हो गया। तो अब केएल साइगल तो बड़े स्टार थे, बोले मैं नहीं कहूँगा भाई पावर फेलियर है। तो किसी ने कहा एक छोटा सा लड़का जब तक कि पावर ना आ जाए, एक छोटा बच्चा गाता है 12-13 साल का, उसको खड़ा कर दिया स्टेज पर। तो रफ़ी साहब थे वो। और उन्होंने ऑडियंस को जो कहते हैं कि मेस्मराइज रखा बिल्कुल, विदाउट माइक्रोफोन, वो 12-13 साल। तो ये उनकी खूबी थी, नेचुरल गिफ्ट था उनमें। मैं कहता हूँ म्यूज़िक सीखे वो बहुत बाद में उस्ताद पंडितों के पास, लेकिन पहले तो नेचुरली था उनका। बड़ी अच्छी बात है, और उन्होंने इतने अच्छे अच्छे गीत दिए, बहुत मज़ा आता है उनके गीत सुनकर। तो अब हमें बताइए गुलाम अली जी के बारे में आप कुछ बताने जा रहे थे। जी हाँ, मैं 90s में जब उस्ताद गुलाम अली खान साहब आए थे सिडनी में, तो मैं उनके साथ मैंने ट्रैवल किया। आई वाज एज अ म्यूजिशियन, उनके साथ मैं प्लेइंग करता था। तो एक दिन मैंने बैठे थे उनके किसी के घर पे, तो मैंने पूछ लिया, मैं सोच रहा था कि पूछूं नहीं पूछूं, मैंने सोचा कि खान साहब आप फिल्मी गाने सुनते हो? मुझे लगा कि ना कह देंगे मैं फिल्मी गाने वाने सुनता नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ज़रूर सुनता हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा तो आप किसको सुनते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ 2 मेल वॉइसेस सुनता हूँ। मेल वॉइसेस में एक मोहम्मद रफ़ी और एक मन्ना डे, इन दोनों का मैं सुनता हूँ और खूब सुनता हूँ। तो तब मुझे पता चला कि क्या स्टैचर होगी कि इनकी, रफ़ी साहब की, कि ऐसे उस्ताद भी उनको सुनते हैं। बाद में मैंने मन्ना डे साहब का एक इंटरव्यू लिया था 90s में, यहाँ पे सिडनी में स्टेज पे। जब वो आए थे यहाँ पर, तब उन्होंने मुझे कहा था रफ़ी साहब के बारे में कि वो एक इंस्टीट्यूशन है। मैंने कहा कि आपका भी इतना नाम था, लेकिन उन्होंने कहा, फ्रैंकली कहा कि मेरा नाम था, लेकिन वो बात मेरे में नहीं थी कि जो रफ़ी साहब में थी। वो एक इंस्टीट्यूशन, उन्होंने ये भी कहा कि वो एक घराना थे म्यूज़िक के, खुद को ऐसा कह सकते हो। तो ये उनका स्टैचर था फिल्म इंडस्ट्री में। नहीं, बहुत बड़ी बात है। और हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री रही है, इसका बहुत बड़ा योगदान है हमारे सोशल स्ट्रक्चर में भी, और स्पेशली हमारे हिंदी को बचाने के लिए बिल्कुल बहुत बड़ा काम किया है हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री है। और गीत तो लता मंगेशकर से लेकर रफ़ी साहब तक तो मतलब कमाल कर दिया इन लोगों ने, इतने सारे गीत गाए हैं। मुझे नहीं लगता कि विश्व में इनकी जोड़ी का कोई और गीतकार है जिसने इतने सारे गीत गाए हों और इस स्टैंडर्ड के गाए हों। बिल्कुल प्रदीप जी, एक्चुअली इसीलिए शायद उस दौर को जो 60s और मतलब लेट 50s से शुरू हुआ और पूरा 69-70 तक चला, उस पीरियड को गोल्डन पीरियड ऑफ द इंडियन म्यूज़िक कहा जाता है। और वो एक पर्टिकुलर डिकेड का नहीं था। इवन आज की जो जनरेशन है, जो नए गाने आते हैं, हिट गाने होते हैं, लेकिन हाँ 2 साल बाद पूछेगा वो कौन सा हिट गाना था, 2 साल नहीं 6 महीने बाद गाया। हाँ, लेकिन वो जो उस दौर के सॉन्ग है उससे बिल्कुल रिलेटेड पूरी हर बात और हर कहानी, किसका संगीत था, किसने लिखा था। तो मेरे ख्याल से एक संयुक्त प्रयास था, संगीतकार भी थे, और बिल्कुल एक हमारा संगीत का दौर जो था एक बिल्कुल बदलाव के दौर से गुजर रहा था। तो प्रदीप जी, चलिए एक बहुत एक अलग प्रकार की कहानी में मतलब इंसिडेंट सुनाता हूँ, रफ़ी से ही रिलेटेड है, और ये मेरे ख्याल से संगीत प्रेमी पसंद करेंगे। और एक्चुअली रेडियो कार्यक्रम के आरंभ में मैं अभिजीत सरकार जी से बात कर रहा था, और मैं सुनिश्चित था कि उनको वह घटना ज़रूर पता होगी, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि उनको भी शायद ये बात नहीं पता थी। तो एक बड़ा बढ़िया इंसिडेंट एक गाने से ही रिलेटेड है। तो एक युगल गीत रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में एक सुनवाते हैं, और इसके बोल हैं, मैं प्यार का राही हूँ, तेरी जुल्फ़ के साए में कुछ देर ठहर जाऊँ। यह हिट गाना 1961 की पिक्चर एक मुसाफिर एक हसीना से है। आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं ने यह पिक्चर अवश्य देखी होगी। जय मुखर्जी और साधना ने इस फिल्म में काम किया था। एक अजीब विसंगति इस गाने के साथ है। कहने को तो यह गाना इस फिल्म से जुड़ा है, लेकिन तकनीकी रूप से कहूँ तो यह गाना उस फिल्म का नहीं है। कारण यह कि जब आप यह पिक्चर देखेंगे तो यह गाना आपको फिल्म में दिखाई नहीं देगा। यह एक ऐसा दौर था जब पिक्चर से पहले गाने रिलीज़ हो जाया करते थे। इस गाने के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। गानों के रिकॉर्ड्स पिक्चर से पहले रिलीज़ हो गए। बाद में मजबूरी वश यह गाना निर्माताओं को पिक्चर से बाहर रखना पड़ा। यह कोई नई बात नहीं है। उस दौर की पिक्चरों में कभी कभी ऐसा हुआ करता था कि गाना रिलीज़ हो गया है, लेकिन पिक्चर की लंबाई के कारण गाने कई बार बाहर रखना पड़ते थे। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार इस गाने को बाहर रखने का कारण पिक्चर की लंबाई नहीं, बल्कि गाने की एक तकनीकी त्रुटि थी। हुआ यह कि मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को जो गाने की स्क्रिप्ट दी गई, उसमें पहले और दूसरे अंतरे में फ़र्क था।
मोहम्मद रफ़ी के पहले अंतरे के जवाब में आशा भोसले को जो कहना था वह दूसरे अंतरे में लिख दिया गया और दूसरे अंतरे का जवाब पहले अंतरे में। इस तरह पहले और दूसरे अंतरों में आशा का जवाब अदल बदल हो गए। इस गाने के पहले अंतरे में रफ़ी साहब की पंक्ति नाज़नी तू नहीं जा सकेगी छोड़कर ज़िंदगी के झमेले के बाद आशा जी को कहना था ना मैं हूँ नाज़नी ना मैं हूँ महज़बी आप ही की नज़र है दीवानी, मगर उन्होंने गा दिया जब भी छाए घटा याद करना जरा 7 रंगों की मैं हूँ कहानी। जाहिर है स्क्रिप्ट में उलटफेर था तो दूसरे अंतरे में भी आशा का जवाब उसी तरह से गलत हो गया। गीतकार संगीतकार सभी रिकॉर्डिंग सुन रहे थे मगर उस समय इस गलती पर किसी का भी ध्यान नहीं गया। गलत गाने की HMV ने 78 RPM की डिस्क भी बना ली। जब गलती पता चली तब शूटिंग भी हो चुकी थी। उस दौर की टेक्नोलॉजी में इस गलती को ठीक करने के लिए पूरे गाने को दोबारा रिकॉर्ड और शूट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। खर्चे और असुविधा को देखते हुए इस गीत को फिल्म से बाहर रखने का निर्णय लिया गया। तो श्रोता लोग दिल थाम कर बैठिए और गाने के पहले और दूसरे अंतरे को ध्यान से सुनिए, तब आपको पता चलेगा कि गाना वाकई में गलत गाया गया है और इस गलती के चलते हम लोग इस रोमांटिक हिट गाने को पर्दे पर देखने से वंचित रह गए। वाह उपाध्याय जी, कितनी दूर से आप पकड़ कर लाए हैं इसे। मैं प्यार कर रही हूँ तेरी जुल्फ के साए में, कुछ देर ठहर जाऊं। तुम एक मुसाफिर हो कब छोड़ के चल दोगे, ये सोच के घबराऊं। मैं प्यार कर रही हूँ। तेरे बिन जी लगे ना अकेले, हो सके तो मुझे साथ ले ले। नाज़नी तू नहीं जा सकेगी छोड़कर जिंदगी के झमेले। नाज़नी नाज़नी तू नहीं जा सकेगी छोड़कर जिंदगी के झमेले। करना जरा 7 रंगों की हूँ कहानी। मैं प्यार कर रही हूँ तेरी जुल्फ के साए में, कुछ देर ठहर जाऊं। तुम एक मुसाफिर हो कब छोड़ के चल दोगे, ये सोच के घबराऊं। मैं प्यार कर रही हूँ। प्यार की बिजलियाँ मुस्कुराए, देखिए आप पर गिर न जाए। दिल कहे देखता ही रहूं मैं, सामने बैठ कर ये अदाएं हैं। दिल कहे देखता ही रहूं मैं, सामने बैठ कर ये अदाएं। ना मैं हूँ नाज़नी ना मैं हूँ महज़बी, आप ही की नजर है दीवानी। मैं प्यार कर रही हूँ तेरी जुल्फ के साए में, कुछ देर ठहर जाऊं। तुम एक मुसाफिर हो कब छोड़ के चल दोगे, ये सोच के घबराऊं। मैं प्यार कर रही हूँ। हेलो ऑस्ट्रेलिया, अपनी सभी मेडिकल, डेंटल और लैब सप्लाईज के लिए संपर्क कीजिए विशमेड प्रोप्राइटरी लिमिटेड से। विशमेड 11 साल पुरानी एक रिलायबल कंपनी है
Wishmed has availability of quality products at reasonable price. You wish, Wishmed delivers. That's their motto. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0296728656 पर या ऑनलाइन जाएं www.wishmed.com.au. Wishmed is proud sponsor of Darpan Radio. ये तो थे विश्मेड। अच्छा उपाध्याय जी, हम फाइनेंस रिपोर्ट का बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं, आप कब सुनाने जा रहे हैं? पिछले 3 महीने से शायद उसको ढंग से कवर भी नहीं किया गया, तो मैं विस्तृत तो नहीं, एक्चुअली अब वर्ष के अंत के अभी 5 दिन बाकी हैं तो वो बाद में लाएंगे, लेकिन आज फाइनेंस रिपोर्ट लेके आया हूँ। और चूंकि अब हमारा कार्यक्रम 2 घंटे का हो गया है तो उसको मैं सोच रहा हूँ 2 हिस्सों में सुनाया जाए। बहुत बढ़िया। तो पहले हिस्से में एक कहानी सुनाता हूँ, फाइनेंस से ही रिलेटेड है। एक्चुअली पिछले दिनों भारत में एक IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर्स जो होते हैं वो हुआ था। तो मैप माई इंडिया नाम की एक कंपनी थी और उसके ओनर जो थे वो टेक्नोक्रेट्स थे, बिल्कुल हमारे आपकी तरह इंजीनियर, 70s बैच के पास आउट, और वो और पति पत्नी ने दोनों ने शुरू की थी और उसने बिल्कुल सफलता के नए आयाम जो थे बिल्कुल छुए और बहुत अच्छा उसका जो था ओपनिंग रिस्पांस गया। तो वो थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो स्टोरी मैं इसलिए सुनाना चाहता हूँ क्योंकि वो हमको उन लोगों से कनेक्ट करती है। जब वो कर सकते हैं तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसी प्रेरणा मुझको वो कहानी पढ़ के मिली, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना श्रोताओं के साथ साझा की जाए। तो वर्ष 1995 राकेश और रश्मि वर्मा भारत की गली गली में घूम रहे थे। यह गूगल मैप आने से पहले की बात है। तब वर्मा दंपत्ति भारत के तमाम बड़े शहरों के नक्शे तैयार करने के लिए शहर शहर गए थे। इस युगल की मेहनत मंगलवार 22 दिसंबर को चोखा रंग लेकर आई। इनकी कंपनी मैप माई इंडिया के IPO के बाद शेयर बाजार में इनकी स्टार्टअप कंपनी ने बहुत ज़ोरदार शुरुआत की। कंपनी के शेयर का भाव 35% बढ़कर करीबन 1400 रुपये पर बंद हुआ और इसके साथ ही वर्मा दंपत्ति की संपत्ति 44 अरब रुपए को पार कर गई। वाह! अपने घर से शुरू किया यह उनका स्टार्टअप इतना सफल होगा इसका यकीन वर्मा जी को भी नहीं था, लेकिन उन्हें अपने उस कदम पर यकीन था जो उन्होंने 1995 में उठाया था। ब्लूमबर्ग को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब हमने शुरुआत की थी तब मैपिंग डाटा का कोई समझता नहीं था। अब 25 साल बाद यह डाटा हर बिजनेस और हर सरकारी विभाग की ज़रूरत है। 1970 के दशक में भारत से इंजीनियरिंग करने के बाद वर्मा दंपत्ति अमेरिका चले गए थे। वहाँ उन्होंने पहले उच्च शिक्षा प्राप्त की, फिर बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया। राकेश वर्मा जनरल मोटर्स में बड़े अधिकारी रहे, रश्मि ने IBM में काम किया और फिर भारत लौटकर उन्होंने अपने सपने को मूर्त रूप देना शुरू किया। वह बताते हैं कि मैप इंडिया की शुरुआती एक बुरे सपने जैसी थी। तकनीक बहुत कमज़ोर थी और हाथ का काम बहुत अधिक था। फिर धीरे धीरे तकनीकी विकास हुआ और काम भी बढ़ा। साल भर के भीतर ही उन्होंने कलकत्ता में अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को मैप बनाने का काम दिया। फिर मोटोरोला, एरिक्सन जैसे नाम जुड़ते चले गए। 2004 में राकेश और रश्मि वर्मा ने भारत का पहला इंटरैक्टिव मैप प्लेटफॉर्म शुरू किया। इस साल भारत सरकार ने नियम बदल दिए तो विदेशी कंपनियों के लिए अनिवार्य हो गया कि वे भारतीय कंपनियों से ही डाटा खरीद सकती हैं। इस फैसले ने मैप इंडिया की किस्मत बदल दी और उन्हें रातों रात अरबपति बना दिया। श्रोताओं, इस सफल गाथा के माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह सफलता हम और आप जैसे लोगों की सफलता है और सिद्ध करती है कि आज के तकनीकी दौर में शिक्षा और ज्ञान के बल पर आर्थिक रूप से भी सफल हुआ जा सकता है। कुल मिलाकर यदि आप शिक्षित हैं और कुछ नया करने का जुनून आपके अंदर है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आज की इंटरनेट तकनीक आपको अपने सपने पूरा करने के लिए उपलब्ध है, तो सपने देखना बंद न करिए, सफलता बस एक कदम दूर है। पदा जी, बड़ी अच्छी कहानी बताई आपने। और इस तरह की, ये तो खैर हमारे जैसे इंजीनियर्स की बात है, हम लोग एक्चुअली रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। गवर्नमेंट की नौकरी लग गई या कहीं पर टाटा में नौकरी लग गई, बस काफ़ी हो गया। लेकिन ये है कि कहानियाँ इस तरह की बहुत सारी हैं। पिछले ने एक लड़की की कहानी बताई थी जिसमें कि वो कलकत्ता में उसकी माँ बाप चाहते थे कि गवर्नमेंट की कोई नौकरी लग जाए, नौकरी नहीं लगी उसकी, तो उसने एक प्लेटफॉर्म पर चाय की दुकान खोल ली एंड नाउ शी इज़ अर्निंग almost 12 lakh rupees every month, I think, something like that. और एक अभी मैं कहानी और सुन रहा था, मुंबई का कोई 24 साल का इंजीनियर है चाय वाला और ही इज़ अ मिलियनेयर नाउ। तो मतलब इस तरह की कहानियाँ बहुत सारे हैं। और बिहार में एक
आईआईटी ग्रेजुएट ने सब्जी की दुकान नहीं खोली, बल्कि वो उसे बेचना शुरू किया है एज ए पैकेज। बिल्कुल प्रदीप जी, एक्चुअली इनोवेशन जो है उसको अब रिवॉर्ड मिलना शुरू हुआ है। ऐसा इनोवेटिव पहले भी हुआ करते थे, लेकिन एक बिजनेस शुरू करना उस दौर में बहुत मुश्किल काम, उसके लिए बहुत बड़ी कैपिटल चाहिए होती, और उसके लिए बैंक आपके लिए इजीली तैयार नहीं हुआ करते थे, फाइनेंसिंग की दिक्कत थी, और इसीलिए सिर्फ बड़े लोग ही बिजनेस कर पाते थे। और हम आप जैसे लोगों के लिए यही सोच डेवलप हुई कि बच्चों को पढ़ा लिया कि भाई इसको पढ़ा के इंजीनियर या डॉक्टर बना दो, एक अच्छा अपनी ज़िंदगी जी लेगा। लेकिन आज जो है सही बात है, अगर आपने वो नहीं भी पढ़ा है, अगर आपके अंदर कुछ नया करने का है तो टेक्नोलॉजी आपके साथ है, उसका उपयोग करिए, और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। कम इन्वेस्टमेंट से आप शुरुआत कर सकते हैं, और अगर आपका आइडिया हिट होता है तो आपको सफल होने से। तो सर NPA की जब बात आती है तो हमारे साथ जो है वो स्टेट बैंक के जानकार बैठे हुए हैं। अच्छा। क्योंकि पहले जो बिजनेस हुआ करता था उससे काफ़ी उसमें घालमेल भी हुआ करता था। और इसके चलते पिछले दिनों हमारे भारत में NPA का काफ़ी बड़ा संकट जो था फेस किया। कई बैंक, यस बैंक और पता नहीं कितने बैंक में लोगों के मतलब एक आम आदमी के डिपॉजिट्स तक डूबने की नौबत आ गई। NPA की फुल फॉर्म बता दीजिए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, क्योंकि ये ऋण जो है बैलेंस शीट में, बैंक की बैलेंस शीट जब बनती है तो ऋण हमारे एसेट साइड में आते हैं। अच्छा। तो अगर ये परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, यानी ये हमको ब्याज नहीं दे रहे हैं, बैंक को ब्याज नहीं दे रहे हैं, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं। अच्छा। तो हमने ऐसे एसेट बैंक के पास अगर हों जो बिल्कुल कुछ भी अर्निंग करके ना दे पाए, तो इसलिए उनका नाम ऐसे ऋण जो हमको ब्याज या बैंक को ब्याज नहीं दे पाते हैं। तो तब और अब में क्या फ़र्क आया है? बीच में आज की स्थिति से अगर हम मान के चलें तो एक सिग्निफिकेंट जो चेंज आया है वो जो नया सरकार आई है उसके आने से काफ़ी इसमें तब्दीली आई है। पहले काफ़ी अधिक मात्रा में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन रहे थे। लोग बैंक से ऋण ले लिया करते थे लेकिन उनको वापस नहीं किया करते थे। लेकिन नई सरकार के आने से इसमें एक नया लेजिस्लेचर लाया गया है, IBC। हाँ, तो इसके आने से काफ़ी सुधार हुआ है और आज की स्थिति में बैंकों की स्थिति काफ़ी सुदृढ़ हुई है। अच्छा। हाँ, अब उतने NPA नहीं बन रहे हैं और जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उनसे कड़ाई से वसूली की जा रही है। तो मतलब जब लोन देते होंगे तो उसको कुछ सिक्योरिटी तो रखते होंगे उसके लिए? हाँ, बिल्कुल सिक्योरिटी रखी जाती है, लेकिन कालांतर में उस समय ऋण जिस समय दिया जाता है उस समय जो उसकी वैल्यू रहती है, जब उसको ऑक्शन किया जाता है वसूली करने के लिए, तो उस समय जो उसकी स्थिति रहती है उनमें काफ़ी फ़र्क हो जाता है। तो ये जो फ़र्क आ जाता है या ये इंटेंशन जो हमारे जो बारोवर की है, ऋण लेने वाले की जो मानसिक क्या कहना चाहिए, एक मंशा है, वो बहुत ज़रूरी मतलब इसको दर्शाती है ये चीज़। अगर शुरू से ही उसकी ये मंशा रही कि भाई मुझे ऋण लेना तो है लेकिन मैं वापस नहीं करूँगा, तो वो उस समय कुछ अपनी इस तरीके की व्यवस्था कर लेता है। अच्छा। कि उसका जो सिक्योरिटी रखी जा रही है उसका वैल्यूएशन हाई कर दिया। और भ्रष्ट आचरण जो है इसके पीछे जो है मूल कारण रहा है और यह प्रथा काफ़ी पुरानी है। और सही बात है कि बैंक का काम लोन देना है ताकि व्यवसाय जो है सफल रूप से चल सके, लेकिन जब डे 1 से ही यह मंशा होती है कि हमको लोन लेना है और वापस नहीं करना और उसी के हिसाब की आप तुकबंदी करना शुरू कर देते हैं पेपर वर्क पर भी, और अंत में भागने की भी तैयारी कर लेते हैं, तो उसमें सफ़र जो है वो बैंक करता है और एक सीमा तक बैंक उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जब वो भी नहीं कर पाता तो फिर जो है जो डिपॉजिटर्स हैं जिन्होंने वहाँ पे पैसा जमा किया है बैंक में, बात उनके ऊपर आ जाती है। कई इस तरह के एग्जाम्पल हैं, विजय माल्या हैं, चौकसी हैं। हाँ। तो इस तरह के, लेकिन ये जो बीमारी है ये ख़त्म होने वाली बीमारी नहीं है। आई थिंक देखिए ये इसमें एक हम लोग वहाँ पर टर्म यूज़ किया करते थे कि जब ऋण दिया जाता है तो अगर 10 तरीके के बिजनेस शुरू किए जाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि 10 के 10 बिजनेस सफल होंगे। ये भी एक मान के चला जाता है कि 10 में से 9 सफल होंगे, एक
खराब भी हो सकता है। तो ये फेयर बैंकिंग रिस्क, अच्छा, हाँ, हम जब ऋण देते हैं तो ये मान के चलते हैं कि भाई अगर हमने 100 ऋण दिए हैं तो उसमें 2-4 ऋण खराब भी हो सकते हैं, हो सकता है ये लोग वापस ना कर पाए, इनका व्यवसाय ना चल पाए, लेकिन ज़्यादातर ठीक होने चाहिए। ये तो रहेगा। तो फेयर बैंकिंग रिस्क का यह है कि 1-2%, 2%, 3% तक खराब हो सकता है, लेकिन बाकी तो ठीक चलना चाहिए इसमें। अच्छा, तो उपाध्याय जी, तो आप दूसरा पार्ट बाद में बताएंगे? बिल्कुल, दूसरा पार्ट बताएंगे। और अभी 21 से 27 दिसंबर को शौर्य एवं शहीदी कृतज्ञता दिवस के बारे में आप कुछ बताना चाह रहे थे हमारे श्रोताओं को? हाँ, एक छोटी सी वार्ता लाया हूँ, बहुत संजीदा टाइप की है कि इन्हीं दिनों जबकि क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है और हम लोग अटल बिहारी जी की बर्थडे और मोहम्मद रफ़ी की बर्थडे मना रहे हैं, इसी में बहुत बड़ा कांड हुआ था कई साल पहले, तो उसी के बारे में गुरु गोविंद सिंह के पूरे परिवार ने अपनी आहुति दे दी थी, उसी के बारे में एक छोटी सी वार्ता है उन्हें याद करते हुए। इस्लाम कबूल कर लो वरना क्या मौत की सजा मिलेगी। पूस का 13वां दिन नवाब वजीर खान ने फिर पूछा, बोलो इस्लाम कबूल करते हो? 6 साल के छोटे साहबजादे फतेह सिंह ने नवाब से पूछा, अगर मुसलमान हो गए तो फिर कभी नहीं मरेंगे ना? वजीर खान अवाक रह गया, उसके मुंह से जवाब न फूटा। तो साहबजादे ने जवाब दिया कि जब मुसलमान हो के भी मरना है तो अपने धर्म में ही अपने धर्म की खातिर क्यों न मरें। दोनों साहबजादों को जिंदा दीवार में चिनवाने का आदेश हुआ। दीवार चीनी जाने लगी। जब दीवार 6 वर्षीय फतेह सिंह की गर्दन तक आ गई तो 8 वर्षीय जोरावर सिंह रोने लगा। फतेह ने पूछा, जोरावर रोता क्यों है? जोरावर बोला, रो इसलिए रहा हूं कि आया मैं था पहले, पर कौम के लिए शहीद तू पहले हो रहा है। उसी रात माता गुजरी ने भी ठंडे बुर्ज में प्राण त्याग दिए। गुरु साहब का पूरा परिवार 6 पूस से 13 पूस इस एक सप्ताह में कौम के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए शहीद हो गया। पहले यहाँ पंजाब में इस हफ्ते हम लोग जमीन पर सोते थे क्योंकि माता गुजरी ने 25 दिसंबर की वो रात दोनों छोटे साहिबजादों के साथ नवाब वजीर खां की गिरफ्त में सरहिंद के किले में ठंडे बुर्ज में गुजारी थी और 26 दिसंबर को दोनों बच्चे शहीद हो गए थे। 27 तारीख को माता ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। ये सप्ताह भारत के इतिहास में शोक सप्ताह होता है, शौर्य का सप्ताह होता है। वे हम भारतीयों ने गुरु गोविंद जी की कुर्बानियों को सिर्फ 300 साल में भुला दिया। आइए उन सभी ज्ञात अज्ञात महावीर बलिदानियों को याद करें जिसके कारण आज सनातन संस्कृति बची हुई है। आने वाले 21 से 27 दिसंबर तक हम सभी महान गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और उनके परिवार के असीम शौर्य और शहादत के प्रति कृतज्ञता दिखाते हुए एक दिया उनके नाम का अपना दरवाजे पर अवश्य लगाएं। इससे देश में भाईचारा और सद्भाव भी बढ़ेगा। Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो दोस्तों, आप से हम बातचीत कर रहे हैं। आज हमारे साथ अभिजीत सरकार जी हैं, सिडनी के जाने माने कलाकार। अभिजीत भाई, तो हमें फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, गीतों के बारे में कुछ और कहानी सुनाइए। जी देखिए, मैं मानता हूँ कि रफ़ी साहब जो थे वो ही वॉज मच मोर देन म्यूज़िक। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट चैरिटेबल, जिसके ह्यूमन बींग्स कहते हैं, ही वॉज दैट। एक किस्सा मुझे पता है कि एक राजस्थान से एक म्यूज़िक डायरेक्टर आए थे, कमल राजस्थानी उनका नाम था। नए आए थे तो बॉलीवुड में तो काम नहीं मिलता,
तो इधर उधर भटक रहे थे, लोगों ने कहा कि रफ़ी साहब से एक गाना गवा लो तो शायद बात बन जाए आपकी। तो रफ़ी साहब को मिलने गए कि बोले देखिए मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पर, आप एक गाना गा लो। तो रफ़ी साहब ने कहा कि एक नहीं, सारे गाने मैं ही गाऊँगा, आप फिक्र ना करो। तो रिकॉर्डिंग कर लिए, उसके बाद रिलीज़ जब हो गया, गाने सारे रिलीज़ हो गए, उसके बाद पैसे देने गए वो रफ़ी साहब को। तो रफ़ी साहब ने जितने भी पैसे थे, ही वॉज चार्जिंग क्वाइट अ बिट वो टाइम पे, तो उन्होंने कहा नहीं सारे तुम रख लो, क्योंकि इस इंडस्ट्री में अच्छी गाड़ी अच्छे कपड़ों की ज़रूरत होती है। बोले वो पहले ले लो, मेरे पैसे तो कोई मुझे नहीं चाहिए, मुझे ज़रूरत भी नहीं है। तो इस तरह की वो कई कई कहानियाँ हैं उनके। जब किशोर कुमार के गाने बैन हो गए थे इमरजेंसी में, अच्छा, तो रफ़ी साहब ने, इट वॉज हिज पर्सनल रिक्वेस्ट टू इंदिरा गांधी के उनके गाने शुरू करवा दो, ये हमारे साथी कलाकार है। अच्छा, बैन क्यों हो गए थे? वो इमरजेंसी के दौरान वो ही रिफ्यूज टू सिंग कहीं पे, जैसे कि वो थोड़े एक्सेंट्रिक तो थे ही किशोर कुमार जी, कहीं पे ना कह दिया तो, लेकिन ही मेड अ स्पेशल एफर्ट। तो इस तरह के इंसान थे। तो उनसे सिर्फ गाने सीखने की, मैं तो उनका हर एक गाना एक स्टडी मानता हूँ। जब भी सुनता हूँ उनके गाने, ये इट्स अ म्यूजिक लेसन फॉर मी, बार बार सुनता हूँ। लेकिन उनसे भी ज़्यादा, म्यूज़िक से भी ज़्यादा उनके पास से सीखना चाहिए किस तरह का कैरेक्टर इंसान डेवलप कर सकता है आफ्टर इतने पैसे बन गए, इतना फेम। तो ये मोहम्मद रफ़ी एक ऐसे एग्जाम्पल है। इसी संदर्भ में एक्चुअली एक और घटना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बारे में कही जाती है कि ये जब शुरू में स्ट्रगल कर रहे थे संगीतकार के रूप में, तो मोहम्मद रफ़ी ने उनके लिए जब पहली बार गाना गाया प्रदीप जी, तो उस समय चूँकि रफ़ी काफ़ी बड़े कलाकार हो चुके थे, तो उस गाने को गाने के लिए 1000 रुपये जो थे उनको वो दिए गए। लेकिन उनको मालूम था कि दोनों यंग लड़के जो हैं थोड़ा स्ट्रगलिंग हैं और अपने को जमा रहे हैं, तो उन्होंने उन दोनों से, लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल जी से कहा कि आप 1-1 रुपया मुझको और दीजिए, और उसको उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके 501 और 501 रुपया जो है उन दोनों को दिया करे थे कि ये मेरी तरफ से आप लोगों की अच्छी शुरुआत के लिए है, आप लोग सफल रहें। वो शायद पिक्चर पारसमणि थी, और उसकी भी एक अलग कहानी का भी फुर्सत में सुनाएंगे। लेकिन हाँ, वो उस गाने से जो थे इन लोगों के हिट दौर की शुरुआत हुई, और जब इन्होंने अपना पहला घर खरीदा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, तो उसका नाम भी उन्होंने पारसमणि रखा था, क्योंकि उस पिक्चर से ही इन लोगों की तकदीर बदल गई थी। तो कुल मिला के है कि ये कभी कंपटीशन नहीं मानते थे। इसी संदर्भ में एक और लता और रफ़ी का विवाद के बारे में भी बात की जाती है कि 60s में, एक्चुअली पिछले हफ्ते हमारी सहयोगी टीम बत्रा जी और संजीव शर्मा जी की टीम ने सुमन कल्याणपुर के ऊपर विशेष कार्यक्रम दिया था, और उसमें थोड़ी सी चर्चा हुई थी कि एक लता जी थोड़ा कहा जाता है कि मनी माइंडेड थी, तो उन्होंने कहा कि जो गाने हम गाते हैं उनकी रॉयल्टी हमको मिलनी चाहिए। रफ़ी जी का जो था तर्क दूसरा था, उन्होंने कहा कि हमने पैसे ले लिए, गाना गा लिया, तो अब वो पिक्चर हिट होती है या नहीं होती है वो उसका काम है, तो वो उसके कॉन्ट्रैक्ट था। तो इस पर दोनों में विवाद रहा और 5 साल तक दोनों ने गाने नहीं गाए। तो उनका ये स्टैंड लेना अपने आप में बताता है कि किस तरीके के व्यक्ति थे। मनी उनके लिए काफ़ी सेकेंडरी टर्म पे था, अब पहले एक अच्छा काम करना और एक अच्छा नाम कमाना उनका प्रथम उद्देश्य हुआ करता था। तो ऐसी बहुत सी घटना, बहुत सी कहानियाँ हैं। ऐसे कहते हैं कि आपने सुनी होगी तस्वीर तेरी दिल में, लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी का जो माया था, माया पिक्चर का जो गाना था। तो रिकॉर्डिंग के दौरान ऐसा कहते हैं कि एक लाइन की डिलीवरी में, रेंडिशन में, लता और मोहम्मद रफ़ी डिड नॉट अग्री, तो उनमें झगड़ा हो गया था। तो और दिस इज़ अनदर रीज़न। और सलिल चौधरी जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे, उन्होंने जो कि लता मंगेशकर का साइड ले लिया रिकॉर्डिंग में कि नहीं वो जो कह रही है इसी तरह से। ये भी इसमें कंट्रोवर्सी हो गई, तो दैट वाज अनदर थिंग। और शंकर जयकिशन उनको फिर से साथ ले आए, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को, कंट्रोवर्सी के बाद। तो कुल मिला के काफ़ी सॉफ्ट आदमी थे, मतलब किसी का भी दिल पे नहीं लेते थे कि भाई चलो आज इनके हमारे संबंध खराब हुआ, लेकिन हाँ बाद में बात सुधर गई। तो ऐसा नहीं कि हाँ अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। उपाध्याय जी, मेरे दिमाग में एक बात ये आ रही है कि आपकी जो नॉलेज है काफ़ी गहराई में है, आप पढ़ाई में भी काफ़ी गहराई में करते थे, आपने PhD किया है, और इसके अलावा आपने फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत ज्ञान अर्जित किया है। नहीं, अब आपने जब कहा कि मोहम्मद रफ़ी पर कार्यक्रम करना है, तो मैंने कहा थोड़ा सा शोध जो है इस पर किया जाए, और जितना, हालांकि मैंने बताया ना इनके लिए 2 घंटे का कार्यक्रम बहुत छोटा है,
तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आशा करता हूं हमारे श्रोतागण इस विशेष कार्यक्रम का आनंद ले रहे होंगे। व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोगों की प्रतिक्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं और आप लिखते रहिए। कोई भी रोचक जानकारी आप और शेयर करना चाहें तो लिखिए, कोई प्रसंग हो तो बताइए, और यदि आप कुछ ऑन एयर बताना चाहते हैं तो अपनी इच्छा वहां पर व्यक्त करिए, और समय रहा तो हम आपको टेलीफोन के माध्यम से रेडियो पर लाने का प्रयास भी करेंगे। तो मोहम्मद रफ़ी की प्लेबैक सिंगिंग कला के बारे में तो हम लोग काफ़ी सुन चुके हैं। इस संदर्भ में एक और रोचक जानकारी जावेद अख्तर देने वाले हैं कि मोहम्मद रफ़ी ने न सिर्फ अभिनेताओं के लिए बल्कि कई ऐसे गायक जो कि अभिनेता भी थे उनके लिए भी प्लेबैक सिंगिंग की है। तो उनकी यह कला दर्शाती है कि मोहम्मद रफ़ी कितने उत्कृष्ट पार्श्व गायक थे। रफ़ी साहब ने अपने वक्तों में सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए गाया, सारे लीडिंग मैन के लिए गाया, सारे हीरोज को इन्हीं की आवाज दी जाती थी। और वो लिस्ट जो हीरोज की है जिनके लिए रफ़ी साहब ने गाया है, उनमें से एक नाम बड़ा दिलचस्प है और आप जब सुनेंगे तो आपको हैरत होगी। उसका नाम है किशोर कुमार। यानी किशोर कुमार के लिए भी रफ़ी ने गाने गाए। ऐसी फिल्में हैं जहां किशोर कुमार एक्टिंग कर रहे हैं और आवाज किशोर कुमार की नहीं है, प्लेबैक रफ़ी का है। शरारत में एक गाना है, शंकर जयकिशन की म्यूजिक थी, अजब है दास्तां तेरी ये जिंदगी। अजब है दास्तां तेरी ए जिंदगी, अजब है दास्तां तेरी ए जिंदगी। कभी हंसा दिया रुला दिया कभी, अजब है दास्तां तेरी ए जिंदगी। कभी हंसा दिया रुला दिया कभी, अजब है दास्तां तेरी ए जिंदगी। खिलने न पाई थी कि शाख ही उजड़ गई। अभी जरा से थे कि हमसे प्यारी माँ बिछड़ गई। ओ आसमां बता, ओ आसमां बता, किया हमने था क्या जो मिली ये सजा, जो मिली ये सजा। लड़कपन में ही ये दुनिया लुटी, अजब है दास्तां तेरी ये जिंदगी। कभी हंसा दिया रुला दिया कभी, अजब है दास्तां तेरी ये जिंदगी। मुस्कुराए हम, कि जैसे फिर से अपने बचपन में लौट आए हम। तुम्हारे प्यार के इसी आंचल तले फिर से दीपक जले, फिर से जले। ढला अंधेरा जगी रोशनी, अजब है दास्तां तेरी, दास्तां तेरी, अजब है दास्तां तेरी ए जिंदगी। अजब है दास्तां तेरी ए जिंदगी। अजब है दास्तां तेरी ये जिंदगी। हम सबकी अजब ही अजब कहानी है, सबकी अलग अलग कहानियां हैं। तो प्रभात जी, आप यहाँ आए हुए हैं तो आपसे थोड़ा सा और जानकारी चाहते हैं। हमारे श्रोता एक हैं यतीन्द्र जी, उन्होंने पूछा है मोदी सरकार के पहले क्या बैंक अच्छी स्थिति में थे? अगर यहाँ बात सिर्फ एनपीए की जाए
तो उस दृष्टि से अगर देखें तो बैंकों की स्थिति मोदी सरकार से आने से पहले उतनी अच्छी नहीं थी। उस समय मैं बैंक में कार्यरत था और एनपीए का लेवल ऑलमोस्ट हमारी भारतीय स्टेट बैंक का भी एक कुछ हम डिफरेंट सेगमेंट्स में जो लोन दिया करते हैं, तो कुछ सेगमेंट्स में हमारा 10% से भी ज़्यादा हो गया था। अच्छा। लेकिन आज की स्थिति थोड़ी सी बेहतर है। अच्छा। तो अगर दोनों को कंपेयर करें तो पहले की स्थिति के मुकाबले आज अच्छी स्थिति है बैंकों की। अच्छा, एक और सवाल किया है उन्होंने कि क्या बैंकों का मर्जर ठीक है आपके हिसाब से? बैंकों का मर्जर, देखिए भारत की सबसे बड़ी बैंक भारतीय स्टेट बैंक है, लेकिन अगर ग्लोबली देखें तो हमारी स्टेट बैंक का भी स्थान बहुत काफ़ी नीचे आता है। तो अगर ये मान के चला जाए कि मर्जर से हमको एक फ़ायदा ये होने वाला है कि कुछ हमारा कुछ और बैंकें जो हैं ग्लोबल लेवल पे थोड़ी सी सिग्निफिकेंट नज़र आएंगी। तो एक उनका कद बढ़ेगा और कद बढ़ने से उनका व्यापार में और वृद्धि में कुछ सहायता मिलेगी। तो एक तो प्लस पॉइंट मर्जर से ये हो सकता है, लेकिन मर्जर से कुछ समस्याएं भी आती हैं, क्योंकि पहले अलग अलग बैंक होते हैं, उनमें वर्क कल्चर अलग होती है, कार्य करने की शैली अलग होती है, पद्धति अलग होती है। तो लेकिन जब वो एक यूनिट बना दिए जाते हैं तो उनका जो समावेशन है या जो उनका मिलन है वो उतना एकदम से स्मूथ नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से एम्प्लॉय की बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, उनकी काफ़ी सारी चीज़ों को। हाँ, तो ये अलग अलग विचार इसमें हैं। तो अच्छा, एक बात और मैं पूछना चाहता था कि ये देखिए अभी तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया है जी। अगर सारे ट्रांजैक्शन, हालांकि ये हर जगह पॉसिबल नहीं है, गांव में पॉसिबल नहीं है, सारे ट्रांजैक्शन अगर इलेक्ट्रॉनिक हो जाए तो करप्शन तो कम होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अगर सारे लेन देन जो हम आपस में एक दूसरे से करते हैं, व्यापार के दौरान करते हैं या जिस जीवन जीने में जो भी हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर वो सब डिजिटल हो जाएं तो निश्चित रूप से ये करप्शन जो है, जो भ्रष्टाचार की बात है, वो कम हो सकती है। चलिए तो आपकी दृष्टि से आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है कि ये जो मोदी सरकार आई, इसके पहले जो करप्शन था, उसके बाद में जो हो रहा है, जो भी हो रहा है करप्शन, बिल्कुल निश्चित रूप से कम हो रहा है। निश्चित रूप से कम हो रहा है। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मोदी जी पैसा बहुत आर्म्स एंड आर्मामेंट्स में बर्बाद कर रहे हैं और गरीबों को मिलना चाहिए कि स्कूल खोलना चाहिए, हॉस्पिटल खोलना चाहिए और मंदिर नहीं बनाना चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल मोदी जी जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। एक सशक्त आदमी की ही बात समाज सुनता है। अगर हम सशक्त नहीं हैं तो हमारी बात कोई भी नहीं सुनेगा। और मुझे बिल्कुल ये महसूस होता है, मैं भारत में भी रहा हूँ और बाहर भी मैं भ्रमण करता हूँ, तो मुझे यही फीडबैक मिलता है कि इस सरकार के आने के बाद भारत की नाम में और ऐश्वर्य में वृद्धि हुई है। बड़ी खुशी की बात है। तो अब हम आ जाते हैं अभिजीत भाई पर फिर से। अभिजीत भाई, आप हमारा जो अगला गीत है उसके बारे में कुछ बताने जा रहे थे। हेलो। हाँ जी, अगला गाना जो है वो एक क्लासिकल राग पर आधारित है। तो रफ़ी साहब ने कई गाने गाए हैं क्लासिकल म्यूज़िक में और क्लासिकल राग पर आधारित बेहतरीन कई रागों पर उन्होंने गाया है, जैसे कि भैरवी राग है और हमीर राग में गाया है, चारुकेशी राग में गाया है। तो अगला जो गाना है वो राग है मालकौंस राग है। तो ये मेरा फेवरेट गाना है इसलिए क्योंकि टेक्निकल, अगर आप इफ़ यू लुक टेक्निकली इसको अगर आप देखें तो ये को इस ताल को जो कहते हैं, ये एक 16 मात्रे का ताल है। अच्छा। 3 ताल कहते हैं इसको। 3 ताल में तो कई गाने बनते हैं, कई लोगों ने गाया है, लेकिन ये स्लो 3 ताल है जिसको कहते हैं विलंबित 3 ताल। बड़े स्लो स्पीड से बजता है, उसमें गाना बहुत मुश्किल है इस राग को। और याद रखें कि मालकौंस राग में सिर्फ 5 नोट है। अच्छा।
सिर्फ इट्स अ पेंटाटोनिक राग इसमें, और उसमें विलंब भी 3 ताल में गाना, ये बड़े बड़े उस्तादों का काम है। लेकिन आप सुनिए कि रफ़ी साहब ने किस तरह से गाया है इसको, शायद कमाल इसी कर के लिए दिया। कहा भी जाता है कि शायद उनके गले से जब उन्होंने रियाज किया था तो कुछ लोग कहते हैं खून आने लगा था, क्योंकि इतना नीचे तक उनको स्वर को लेके जाना पड़ा था। हाँ, उनका रेंज जो था वो अपर रेंजेस में रफ़ी साहब का, लेकिन इस गाने में आप देखें कि किस तरह से चलिए प्रदीप जी, demonstrate नौशाद किया है। अली, मोहम्मद रफ़ी को उनको लोकप्रिय बनाने में नौशाद अली का काफ़ी योगदान है, और शुरुआती दौर में उन्होंने खूब गाने उनके गवाए थे, और इन दोनों की दोस्ती की फिल्मी दुनिया में आज भी मिसाल दी जाती है। तो चलिए, जो अभिजीत भाई जो बता रहे हैं बिल्कुल वही नौशाद अली उस बारे में क्या कहते हैं। गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, झोंपड़ों में भी गरीबों के तेरी आवाज़ है। अपनी मौसीकी पे सबको फख्र होता है, मगर मेरे साथी आज मौसीकी को तुझ पर नाज है। ये कृष्ण भजन जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसको मोहम्मद रफ़ी ने गाया, मोहम्मद शकील ने लिखा और नौशाद अली ने बनाया। ये कृष्ण भजन आज भी हर पवित्र जगह पर, हर घरों में ये दोहराया जाता है, इसलिए कि इसमें वो जज्बात, वो कृष्ण भक्ति मौजूद है, और ये राग मालकोस पर आधारित है। जब मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था, मैंने तमाम साजिंदों से ये कहा कि कल ये गाना रिकॉर्ड हो रहा है और कृष्ण भजन है, सब लोग पाक साफ और पवित्र होके आना। उसी तरह सब लोग हाजिर हुए और गाना साहब उसी पाकीज़गी से, उसी पवित्रता से ये गाना रिकॉर्ड हुआ है। और एक साहब थे लल्लू भाई, जो आते थे लोगों को पेमेंट करने के लिए, उनके ऊपर कैफियत तारी हो गई। आखिर में वो रक्स कर रहे हैं, ये कृष्णा कृष्णा ये कहते जा रहे हैं, और साहब गाना ख़त्म हो गया, रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन वो उसी कैफियत में थे, बेखुद हो गए थे, उनको थामना, उनको संभालना मुश्किल हो गया था। तो अर्ज़ करने का मतलब ये है कि ये वो राग मालकोस की खूबी थी, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था। मोहम्मद रफ़ी साहब ने भी कहा कि नौशाद साहब ये राग मालकोस की खूबी है, देखिए इसमें लल्लू भाई के ऊपर जो कैफियत तारी हुई, तो ये इसमें न मेरा कमाल है, मैंने कहा, और मेरा भी कमाल नहीं, ये राग मालकोस का कमाल है। ये वो बुनियादी राग है जो हमारे ग्रंथों में हमारे भगवान शिव की रचना है। मन तरपत हरि दर्शन को आज, मन तरपत हरि दर्शन को आज, मोरे तुम बिन बिगड़े सगर काज हो, बिनती करत हूँ रखियो लाज, मन तरपत हरि दर्शन
कारत हरि दर्शन को आज। मीठी सी मिठास है, नमकीन अंदाज है, हर किसी का ये खास है। ये है हल्दीराम, ये है हल्दीराम, इसका जो साथ हो तो हर दिन त्योहार बने, रिश्तों के डोर बंधे तो रूठे जग से बने, खुशियों का एक ही नाम, ये है हल्दीराम, ये है हल्दीराम। खुशियों का एक ही नाम, हल्दीराम्स। ये था हमारे स्पॉन्सर हल्दीराम का संदेश। तो प्रदीप जी, ये गाना सुनकर तो माहौल अब बिल्कुल भक्तिमय हो गया है। और जैसा कि हमारी एक श्रोता शैलजा जी ने लिखा है कि मोहम्मद रफ़ी ने बहुत सारे भजन गाए हैं, और सबसे ख़ास बात जो उनको उनकी भजन गायकी में लगती है वह उनका उच्चारण है। कई भजनों में उन्होंने संस्कृत के श्लोक भी शामिल किए हैं, और जब उनका शुद्ध उच्चारण सुनेंगे तो आपको लगेगा कि उनको संस्कृत का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। तो चलिए, भक्तिमय माहौल में आप कुछ एक सुंदर सी कुछ प्रेरणाप्रद कहानी हमारे श्रोताओं के लिए आज लाए हैं प्रदीप जी। जी हाँ उपाध्याय जी, ऐसा है कि किसी ने एक व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया है खूबसूरत कहानियाँ, और वो उसमें कहानी हर सप्ताह कहानी लिखते हैं, करीब करीब हर दिन ही लिखते हैं। उसमें बड़ी अच्छी अच्छी छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं। तो इस कहानी मुझे ये इसलिए पसंद आई क्योंकि हमारे जीवन का जो फेज़ होता है, बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, शादी हो जाती है, तो आदमी किस तरह से सोचता है उस बारे में। तो ये कहानी उस बारे में है। छोटी सी कहानी है, बड़ी सुंदर कहानी है, शिक्षाप्रद कहानी है। लीजिए, आनंद लीजिए। खचाखच भरी बस में कंडक्टर को एक गिरा हुआ बटुआ मिला, जिसमें एक 500 का नोट और भगवान कृष्ण की एक छोटी फोटो थी। वह जोर से चिल्लाया, अरे भाई, किसी का बटुआ गिरा है क्या? अपनी जेब टटोलने के बाद सीनियर सिटीजन सीट पर से एक आदमी उठा और बोला, हाँ बेटा, शायद वो मेरा बटुआ होगा, जरा दिखाना तो। दिखा दूंगा, लेकिन चाचा जी पहले ये तो बताओ कि इसके अंदर क्या क्या है। कुछ नहीं, इसके अंदर थोड़े से पैसे हैं और मेरे कृष्ण की एक फोटो है, चाचा जी ने जवाब दिया। पर कृष्ण की फोटो तो किसी के भी बटुए में हो सकती है, मैं कैसे मान लूं कि ये आपका है? कंडक्टर ने कहा। अब चाचा जी उसके बगल में बैठ गए और बोले, बेटा, ये बटुआ तब का है जब मैं हाई स्कूल में था। जब मेरे बाबूजी ने मुझे इसे दिया था तब मेरे कृष्ण की फोटो इसमें थी, लेकिन मुझे लगा कि मेरे माँ बाप ही मेरे लिए सब कुछ हैं, इसलिए मैंने कृष्ण की फोटो के ऊपर उनकी फोटो लगा दी। जब युवा हुआ तो लगा कि मैं कितना सुंदर हूं और मैंने माँ बाप के फोटो के ऊपर अपनी फोटो लगा दी। मुझे फिर एक लड़की से प्यार हो गया, लगा वही मेरी दुनिया है, वही मेरे लिए सब कुछ है, और मैंने अपनी फोटो के साथ साथ उसकी फोटो लगा दी। सौभाग्य से हमारी शादी भी हो गई। कुछ दिनों के बाद मेरे बेटे का जन्म हुआ। इतना खुश मैं पहले कभी नहीं हुआ था। सुबह शाम दिन रात मुझे बस अपने बेटे का ही ख्याल रखता था। अब इस बटुए में मैंने सबसे ऊपर अपने बेटे की फोटो लगा दी, पर अब जगह कम पड़ रही थी, सो मैंने कृष्ण और अपने माँ बाप की फोटो निकालकर बक्से में रख दी। और विधि का विधान देखो, फोटो निकालने के 2-4 साल बाद ही माता पिता का देहांत हो गया, और दुर्भाग्यवश इनके बाद मेरी पत्नी भी एक लंबी बीमारी के बाद मुझे छोड़कर चली गई। इधर बेटा बड़ा हो गया था, उसकी नौकरी लग गई थी, शादी हो गई थी। बहू बेटे को अब ये घर छोटा लगने लगा। उन्होंने अपार्टमेंट में एक फ्लैट लिया और वहां चले गए। अब मैं अपने इस घर में बिल्कुल अकेला था, जहां मैंने तमाम रिश्तों को जीते मरते देखा था। पता है, जिस दिन मेरा बेटा मुझे छोड़कर गया उस दिन मैं बहुत रोया। इतना दुख मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। मुझे नहीं सूझ रहा था कि मैं क्या करूं,
और तब मेरी नज़र उस बक्से पर पड़ी जिसमें सालों पहले मैंने कृष्ण जी की फ़ोटो अपने बटुए से निकाल कर रखी थी। मैंने फ़ौरन ही वो फ़ोटो निकाली और उसे अपने सीने से चिपका ली। अजीब सी शांति महसूस हुई। लगा मेरे जीवन में तमाम रिश्ते जुड़े और टूटे, लेकिन इन सब के बीच मेरे भगवान से मेरा रिश्ता अटूट रहा। मेरे कृष्ण जी कभी मुझसे रूठे नहीं और तब से इस बटुए में मेरे कृष्ण की फ़ोटो है और किसी की भी नहीं। और मुझे इस बटुए और उसमें पड़े 500 के नोट से कोई मतलब नहीं। मेरा स्टॉप आने वाला है, तुम बस बटुए की फ़ोटो मुझे दे दो, मेरे कृष्ण जी मुझे दे दो। कंडक्टर ने फौरन बटुआ चाचा जी के हाथ में रखा और उन्हें एकटक देखता रह गया। Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो उपाध्याय जी, आप फाइनेंस की बात कर लेते हैं। कहानी तो थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी शायद। बिल्कुल। पैसा ज़िंदगी में हमेशा सेकेंडरी है। आदमी को अपनी खुशी देखनी चाहिए, चाहे वो आध्यात्मिक रूप में हो या आर्थिक रूप से, तो फिर आप सफल हो ही जाते हैं। तो क्योंकि सच्चाई ये है कि जो पैसे वाले लोग जो हैं वो अगर उनको अंदर से देखें तो वो ज़्यादा दुखी हैं। तो आदमी को संतुष्ट होना चाहिए और अपने जो मीन्स हैं उनमें रहना चाहिए। और उसके लिए जो हमारे जो बुज़ुर्ग लोग जो कह के गए हैं कि हमेशा जो है खर्चे जो हैं आपकी इनकम से कम होने चाहिए, वो एक बेसिक प्रिंसिपल मैं आज की जो नई जनरेशन है उनको भी मैं यही कहता हूँ। ये तुम कितना कमाते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम कितना खर्च करते हो ज़िंदगी में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अमीर हैं अगर आप अपनी इनकम से कम खर्चा करते हैं। बिल्कुल, नहीं तो आप बहुत गरीब। तो चलिए, समय हो गया है अपना रेगुलर सेगमेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। प्रदीप जी, 2021 का अंत आ गया है और सिर्फ 5 दिन की ट्रेडिंग बाकी है। स्टॉक मार्केट से शुरू करते हैं। पिछले क्वार्टर की परफॉर्मेंस देखें तो ऑस्ट्रेलियन बाज़ार में कोई ख़ास परिवर्तन नहीं हुआ है। अमेरिकन मार्केट ने करीबन 6% की बढ़त रही है और भारत के निफ्टी इंडेक्स में एफडीआई की बिकवाली के चलते करीबन 3% की गिरावट रही। पिछले दिनों एक्चुअली भारत का मार्केट जो था वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। एफडीआई ने बहुत सेलिंग की है और अभी भी थोड़ा अनसर्टेन जोन में चल रहा है। तो अगर 1 जनवरी को बेंचमार्क माने तो हमेशा की तरह ऑस्ट्रेलियन मार्केट, प्रदीप जी, जैसा आपकी जो शिकायत रहती है वो इस बार भी बिल्कुल वाजिब है। हमारे ऑस्ट्रेलियन मार्केट नीचे रहा है जिसमें करीबन 13% की बढ़त रही है। दूसरे नंबर पर भारत आया है 22% और विनर अमेरिका रहा इस बार 26% के साथ। तो कुल मिलाकर तीनों देशों ने 10% से अधिक की ग्रोथ दी है। इस परफॉर्मेंस को देखकर यही कहूँगा कि पूरे साल के लिए यह बहुत अच्छी कही जाएगी। अब सिर्फ 1 सप्ताह बाकी है और यदि इस हफ्ते में कोई बड़ा उलटफेर न हो तो यह तीनों बाज़ार इस साल बहुत अच्छा मुनाफा निवेशकों को देकर जाएंगे। कमोडिटीज़ की बात करें तो सोना, जो कि पिछले 2 सालों से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में सोने की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही और इस साल इसकी कीमत में अब तक 5% की गिरावट है। सोने की कीमत की गिरावट पर मुझे कोई आश्चर्य भी नहीं है, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट अच्छा करता है तो लोग सोने से हटकर स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। जाहिर है सोने की मांग ऐसी स्थिति में कम हो जाती है और गिरावट देखने को मिलती है। तो हम अपने श्रोताओं को ये भी बता दें उपाध्याय जी कि हम जनरल एडवाइस दे रहे हैं। अपना निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात कर लें। और उपाध्याय जी, आपने ये तो क्या हुआ था ये तो बता दिया, अब ओमिक्रॉन है, डेल्मिक्रॉन आ गया, तो इसका क्या असर होने जा रहा है, कुछ बताइए। ये तो एक एक्चुअली एक फाइनेंशियल नहीं, ये तो एक अलग प्रकार का प्रश्न है कि नए नए वेरिएंट्स, डेल्टा आया, फिर ओमिक्रॉन ने पिछले 3-4 हफ्तों में सारे दुनिया के सारे बाज़ारों में काफ़ी जो है हलचल रही, काफ़ी वोलेटिलिटी बढ़ गई और काफ़ी एक अनसर्टेनिटी जो थी मार्केट में आ गई। मगर उसके बाद एक ओमिक्रॉन की अभी तक जो एक अच्छी बात कही जा रही है कि हालांकि कंटेजियस ये डेल्टा से ज़्यादा है, लेकिन
उतना बीमारी फैटल नहीं है। लेकिन प्रदीप जी, मुझको कई बार लगता है कि कहीं ये टिप ऑफ द आइसबर्ग तो नहीं है, क्योंकि हम इस चीज़ से पहली बार डील कर रहे हैं। बिल्कुल। इसके बारे में भविष्य में क्या होगा, क्या पता ये कुछ ऐसा वेरिएंट हो कि 5 हफ्ते के इन्फेक्शन के बाद जो है अपनी फैटेलिटी दिखाता हो। तो ये सब चीज़ें हमें आने वाले समय के, और वही मार्केट में भी दिख रही हैं। तो मार्केट अभी भी जो है बड़े फूक फूक के कदम आगे रख रहा है। तो मेरे ख्याल से अगला 1 महीना कम से कम जनवरी का ऐसा ही अनसर्टेन होने वाला है। उसके बाद मेरे ख्याल से अब वैक्सीन के 2 डोज थे, अब तीसरा है, कई जगह चौथे डोज की भी बात होने लगी है। यही सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा कि नहीं कोविड एक ऐसी विपदा है जिसने कि पिछले 2 साल से हमको जकड़ रखा है। अभी 3 महीने पहले आशा बंदी थी कि शायद हम इसके फंदे से बाहर आ रहे हैं, लेकिन ओमिक्रॉन ने आके सारी धताओं को उलटफेर कर दिया है। और अब भविष्य में क्या होगा ये कहना मुश्किल है। एक्चुअली यूके में पिछले दिन 1,22,000 नए इन्फेक्शन थे। यूएस में और भी बुरी हालत है। मतलब यूएस जैसी इकोनॉमी को अगर कुछ हुआ तो सारा दुनिया का स्टॉक मार्केट एकदम धड़ाम से गिरेगा नीचे। बिल्कुल। तो उपाध्याय जी, आप और कुछ बताएंगे फाइनेंस में? बिल्कुल नहीं, और तो ऐसा कुछ खास नहीं है मेरे ख्याल से। अब चूँकि 1 हफ्ता बाकी है, अगले साल जब हमारा पहला कार्यक्रम जो भी होगा उसमें हम फुल फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट जो है पब्लिश करेंगे, कैसा कैसा किन प्रोडक्ट्स में रहा। और तो चलिए अगला गाना सुनवाते हैं। और अपने 30 साल के कैरियर में मोहम्मद रफ़ी ने भारतीय सिनेमा में अपने दौर की सभी प्रसिद्ध गायिकाओं के साथ गाने गाए हैं, चाहे वो गीता दत्त हों, शमशाद बेगम, लता मंगेशकर, आशा भोसले, सुमन कल्याणपुर, शारदा की आवाज़ उस दौर की अन्य गायिकाओं से थोड़ी अलग थी, और इनकी खूबी के चलते इन्होंने शंकर जयकिशन के निर्देशन में कई गाने गाए हैं। तो एक ऐसा ही एक युगल गीत मोहम्मद रफ़ी और शारदा की आवाज़ में सुनवाते हैं। आपका अभिजीत जी, शारदा जी इन्होंने बहुत अधिक गाने नहीं गाए हैं। मेरी जो व्यक्तिगत राय, हालांकि मैं कोई संगीत का जानकार नहीं हूँ, लेकिन इनको जो मेरे ख्याल से जो प्रसिद्धि मिली, इनकी आवाज़ अन्य गायिकाओं से थोड़ी अलग थी, इस कारण से अधिक मिली, बजाय इसके कि उनके गाने का जो क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी। वो मुझे शायद थोड़ी एवरेज लगी। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। कंपैरिजन अगर करें तो हाँ, गायकी जो गायकी कहते हैं वो उनमें शायद कम थी, अगर लता जी वगैरह थे, लेकिन वो उनका वो जो था आवाज़, जो जिसे वो कहते हैं कि टिपिकल आवाज़ उनकी, तो कुछ फिल्मों में वो इट वाज वेल फिट उन फिल्मों में। तो हाँ, आवाज़ उनकी जो हटके थी दूसरे फीमेल सिंगर से, उसी के कारण शायद बात बन गई हो। तो गीत सुनाया जाए। एक किस्सा मैं आपको जरूर सुनाना चाहूँगा कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करता था, और फेमस तारदेव एक रिकॉर्डिंग थिएटर था जहाँ मैं गया। वहाँ गुमनाम नाम की एक फिल्म, जो बड़ी मशहूर फिल्म है, उसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी। गाना गा रहे थे रफ़ी साहब और शारदा जी, शंकर जयकिशन का म्यूजिक था। मैंने सोचा चलो सुनते चलते हैं गाना। तो मैं एंटर हो गया वहाँ रिकॉर्डिंग थिएटर में, और होता उस ज़माने में ये था कि एक छोटा सा कमरा होता था जिसमें रिकॉर्डिंग होती थी। उसके बाद वहाँ पर एक कैबिन होता था, इसमें सिंगर्स गाते थे। वो बहुत बड़ी सी शीशे की विंडो होती थी, तो आप सिंगर को देख सकते थे कि वो माइक पे खड़ा हुआ गा रहा है। और उसके बाद एक बहुत बड़ा सा हॉल जिसमें पूरा ऑर्केस्ट्रा होता। तो मैं देख सकता था कि रफ़ी साहब और शारदा जी अपने अपने माइक पे खड़े हुए गाना गा रहे हैं। रफ़ी साहब ने अपनी लाइन ख़त्म की, शारदा जी ने शुरू की। ये माइक से मूव किया इन्होंने, और शारदा जी की तरफ एक्सप्रेशन दिया कि बहुत अच्छा गा रही हैं आप। कोने में आए, वहाँ एक टेबल पे एक पानी का ग्लास रखा था, थोड़ा सा पानी पिया, होंठ बड़े एहतियात से साफ किए, और जब वो टर्न कर रहे थे तो शीशे की विंडो के थ्रू उन्होंने देखा कि हमारे रिकॉर्डिंग रूम में कई लोग बैठे हैं, उनमें से एक उनका कोई दोस्त या जानने वाला भी था। उन्होंने इशारा किया, उसने वापस सलाम किया, मुस्कुराए, उसने कुछ तारीफ का एक्सप्रेशन दिया। इन्होंने ऊपर देखा, सब उसकी वजह से है, मैं क्या हूँ, ऐसा एक्सप्रेशन। टर्न करके वापस आए और आके माइक पे गाना शुरू। ये ईज, ये कंट्रोल आप देखिए कि क्या है। जान चमन शोला बदन पहलू में आ जाओ, चमन शोला बदन पहलू में आ जाओ। वो मेरे दिल
मदहोश है जिंदगी, चारों तरफ बेखुदी, मदहोश है जिंदगी, चारों तरफ बेखुदी, थामो मुझे मैं गिरा, थामो मुझे मैं गिरा, लहराए दिल की लगी, जाने चमन शोला बदन पहलू में आ जाओ, ओ मेरे दिल मेरे हमदम बाहों में आ जाओ, पानी जो हम पर गिरे, इस आग तन में लगे, पानी जो हम पर गिरे, इस आग तन में लगे, तुमको खबर क्या सना, तुमको खबर क्या सना, कहते हैं उल्फत से, ओ मेरे दिल मेरे हमदम बाहों में आ जाओ, होए होए जाने चमन शोला बदन पहलू में आ जाओ। तो उपाध्याय जी बहुत सुंदर गीत आपने सुनवाया। बिल्कुल, चलिए हमारा संगीत की यात्रा जारी रहेगी, लेकिन एक थोड़ा सा विषय से हटते हैं। पिछले दिनों भारत में एक प्रसिद्ध शो है कौन बनेगा करोड़पति, जो कि अमिताभ बच्चन रन करते हैं, और उनकी पत्नी जया जी पिछले दिनों अपने राज्यसभा में अपने भाषण को देकर काफ़ी प्रसिद्धि भी पाई, काफ़ी चर्चा में भी रही हैं। बट आज हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। उनके एक शो में जो थे वो जॉन अब्राहम आए थे और उन्होंने फंड्स रेस किए थे सेलिब्रिटी की रूप में एनिमल क्रुएलिटी के लिए। तो वो एक एजेंसी के लिए फंड रेस करना चाहते हैं, जो कि कुछ लोग जो है अपने पालतू जानवरों के साथ क्रूरता करते हैं, और तो फिर उनको जो है उनकी एजेंसी वहाँ से हटा के अपने साथ रखती है ताकि उनके साथ क्रूरता ना हो। तो वह मुझे लगा कि मतलब इसी कारण मैं यहाँ पर इसकी चर्चा कर रहा हूँ और आप लोगों के विचार जानना चाहता हूँ कि एनिमल जो क्रुएलिटी है उसका क्या परिप्रेक्ष्य सिर्फ वहीं तक है कि जैसे हम अपने पालतू जानवर को हम खाना नहीं देते हैं या उसको एक बहुत अंधेरे उसमें रख रखा है और उसको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तो उसको क्रूरता के दृश्य में रखा जाता है और उसको वहाँ नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये तो एक बहुत समस्या का मुश्किल से 5% हिस्सा है। बिल्कुल, देखिए उपाध्याय जी, ऐसा है, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है कि ये क्या क्रुएल्टी है क्या नहीं है। ये देखिए क्रुएल्टी की डेफिनेशन हर एक के लिए अलग अलग होती है। जैसे कुछ लोग वीगन होते हैं कि किसी भी जानवर का कुछ भी दूध भी नहीं पीना है, और कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं कि ठीक है मारेंगे नहीं जानवर को। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम अगर जानवर को खाने के लिए मारेंगे तो ह्यूमनली मारेंगे, अब उसको कष्ट मतलब, नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। तो मतलब ये तो अपना पर्सनल ओपिनियन है और इसके बारे में हम कुछ ना तो इम्पोज किया जा सकता है, ना किसी से ये कहा जा सकता है ये ना करो। ये तो अपना अपनी समझ है, अपने अपने हिसाब से लोग करते हैं, तो उसको आप कुछ नहीं कर सकते। हालांकि ये कहा गया है कि एनवायरमेंटल बेनिफिट के लिए वेजिटेरियन होना अच्छा है। अभिजीत जी, आपका क्या विचार है इसमें? देखिए, इंसान को छोड़ता नहीं है, जानवर को क्या छोड़ेगा। मैं ये कहता हूँ, मैं मानता हूँ कि एनिमल क्रुएल्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि होना भी चाहिए कि वो उसको बंद कर देना चाहिए। पर ए गुड स्टार्टिंग पॉइंट कि ह्यूमन को भी कुछ ठीक ठाक करे। तो उसके बाद देखिए, मेरे पास भी बहुत पेट्स रखे हैं मैंने, और मैं जानता हूँ कि इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। नॉट ओनली कि फूड, नॉट ओनली डाइट में हो,
but also your behavior towards animals. It's a good thing. It's a good, ये कल्चर के लिए भी अच्छा है, कैरेक्टर के लिए भी अच्छा है, दोनों चीज़ें मैं मानता हूँ. चलिए, बड़ी अच्छी बात है. इसी के साथ मैं एक सूचना पढ़ देता हूँ. बिल्कुल. सूचना है पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी जो ग्लोबल हेड हैं चिन्मय मिशन के, वो स्पिरिचुअल रिट्रीट कर रहे हैं 25 से 31 दिसंबर तक, शाम को 7 बजे से 8 बजे तक. और रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है. आप संपर्क कर सकते हैं नंदू से 0408445941 या कौशल से 0418836133. ये दूसरा नंबर फिर से 0418836133. और इनके और भी डिस्कोर्सेज हो रहे हैं, तो आप संपर्क करिए 0418836133. तो ये तो हो गई सूचना. चलिए भाई जी, अभी 10 मिनट बचे हैं. अभी क्रिकेट के बारे में भी बात करनी है, लेकिन चलिए क्योंकि अभी आज बॉक्सिंग डे मैच मेरे ख्याल से शुरू भी हो गया होगा, तो बट उससे पहले चलिए एक गाना रफ़ी साहब का मुबारक बेगम जी के साथ सुन लेते हैं. और मोहम्मद रफ़ी के व्यक्तित्व का एक भाग ऐसा भी है जिसमें वह लोगों को हंसाया करते थे. ऐसी ही एक घटना हुई जब उन्होंने मुबारक बेगम जी के साथ गाना गाया. संगीतकार के साथ रफ़ी साहब ने कुछ ऐसी चुटकी ली कि सब लोग बिना हंसे नहीं रह सके. तो हमारे श्रोताओं के साथ वो घटना भी साझा कीजिए. दोस्तों, रफ़ी साहब बहुत सीधे, सरल, शरीफ और मददगार इंसान थे, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि वो थोड़े शरारती और हाजिर जवाब इंसान भी थे. ऐसे बहुत से दृश्य आपने उनके लाइव शोज में देखे और सुने होंगे, जब वो अचानक सीटी बजा देते या मस्ती में कुछ ऐसा बोल देते कि सभी हंस पड़ते. हाजिर जवाबी और हंसी मजाक से जुड़ा एक ऐसा ही किस्सा उषा टिमोथी जी ने मुबारक बेगम जी की याद में साझा किया है. वो किस्सा कुछ यूँ है कि गीत मुझको अपने गले लगा लो ओ मेरे हमराही की रिकॉर्डिंग के बाद जाने माने तबला वादक नवाज अब्दुल करीम खान साहब ने मुबारक बेगम जी की कुछ ज्यादा तारीफ कर दी. तो रफ़ी साहब ने चुटकी लेते हुए कहा कि खान साहब कभी हमारी भी तारीफ कर दिया कीजिए, आखिर हमने भी तो गाया है. इस पर खान साहब बोले, मियाँ आप तो हमेशा ही बढ़िया गाते हैं. इस पर रफ़ी साहब ने कहा, फिर भी 4 बार तारीफ, मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है. उसके बाद तो हर कोई खान साहब की टांग खींचने लगा, जिससे परेशान होकर खान साहब थोड़े नाराज से होते हुए बोले, साहब मैं चला आपके ग्रुप को छोड़कर, आपके शोज आपको ही मुबारक. रफ़ी साहब ने फिर चुटकी ली, अच्छा जी, जाते जाते भी उन्हीं का नाम जुबां पर. रफ़ी साहब की इस बात पर तो सबके साथ साथ खान साहब भी हंस पड़े. मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही. तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुझसे कितना प्यार है. मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, तुमको क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है. मुझको अपने गले लगा लो. जब तुम मुझसे दूर रहते हो जिया मेरा घबराता. दोस्तों, 2 घंटे का कार्यक्रम है, लेकिन तब भी समय कम पड़ जाता है, तो हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं. एक छोटी सी क्रिकेट के बारे में थोड़ी सी बात करना. जी हाँ, बिल्कुल. आज चूंकि बॉक्सिंग डे है और आज के दिन 2 बहुत धमाकेदार मैच शुरू होने वाले हैं. सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में एशेज चल रही है. एशेज 5 मैच की सीरीज होती है, जिसको ऑस्ट्रेलिया अभी 2-0 से लीड कर रहे हैं और 3 मैच इसमें बाकी हैं. और आज मेलबर्न में बॉक्सिंग डे मैच शुरू हो चुका होगा. और साथ ही आज एक और बॉक्सिंग डे मैच की सीरीज़ भारत की साउथ अफ्रीका के साथ है. सेंचुरियन में इनको साउथ अफ्रीका के साथ 3 मैच की सीरीज़ खेलनी है, जिसमें पहला मैच सेंचुरियन में आज बॉक्सिंग डे मैच होगा. वो शाम को 7 बजे शुरू होगा. उसके बाद भारत की टीम साउथ अफ्रीका से 3 वनडे मैच खेलेगी. तो ये फिलहाल क्रिकेट के असाइनमेंट्स हैं और समय कम है, इसलिए जल्दी से प्रदीप जी अब हम आखिर में चलते हैं. कहा जाता है कि वक्त अच्छा हो या बुरा हमेशा एक सा नहीं रहता. मोहम्मद रफ़ी ने 20 साल की उम्र में गाना शुरू किया और 35 साल तक लगातार भारतीय संगीत को वह अपनी सेवाएं देते रहे. सन 1980 में वह दिन भी आया जब सिर्फ 55 साल की उम्र में मोहम्मद रफ़ी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया.
उनका आखिरी गाना बताता है कि भले ही रफ़ी हमसे दूर चले गए हों, लेकिन आज भी उनकी आवाज़ हमारे साथ है। गाना सुनाने से पहले अभिजीत भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारा समय समाप्त होने जा रहा है। कुछ जस्ट कि भाई थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। बड़ा अच्छा कार्यक्रम था। आई एम श्योर श्रोताओं को बड़ा मज़ा आया होगा इसमें। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आपको नमस्कार। हमारे एक कपल आए हुए हैं, प्रभात उपाध्याय जी और रानी उपाध्याय जी। आप यहाँ आए, आपने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, भारत के बारे में बताया, अपनी जर्नी के बारे में बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी नमस्कार। हमको भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। थैंक यू। बड़ी अच्छी बात। रानी जी आप आखिरी वर्ड बोल दीजिए। थैंक यू। चलिए ठीक है, तो फिर हम आप ये वाला गीत सुना लें। बिल्कुल। जो आपने बताया। 30 जुलाई 1980 की लेट इवनिंग प्रोड्यूसर डायरेक्टर जे ओम प्रकाश के फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग। एक गाना रिकॉर्ड कर चुके थे, सीढ़ियों से नीचे उतरे, 4 लाइनें बाकी थी, नीचे उतर के गाड़ी में बैठ गए, फिर ऊपर आए और जे ओम प्रकाश जी से बोले, जे ओम जी 4 लाइनें तो बाकी हैं, कल के लिए क्यों पेंडिंग रखूं, आज ही कंप्लीट कर देता हूं। एलपी का म्यूजिक, आनंद बख्शी के बोल, फिल्म आसपास, ये 4 लाइनें डब की, नीचे आके गाड़ी में बैठे और घर चले गए। 30 जुलाई की रात को ही दिल का दौरा पड़ा और हिंदी फिल्म संगीत का अनमोल रत्न इस दुनिया से अपना काम पूरा करके उस दुनिया में चला गया। तेरे आने की आस है दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त, महकी महकी फिजा ये कहती है तू कहीं आस पास है दोस्त, तू कहीं आस पास है दोस्त। प्रदीप जी, कार्यक्रम के समापन का समय हो गया है। आशा करते हैं हमारी मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक प्रस्तुति श्रोताओं को पसंद आई होगी। श्रोताओं का प्यार व प्रोत्साहन हम लोगों को मिलता रहे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। अगले सप्ताह एक और मनोरंजक कार्यक्रम के साथ हमारी सहयोगी टीम आपके सामने उपस्थित रहेगी। तब तक के लिए हम लोगों का आप लोगों को बहुत बहुत प्यार, और अगली बार मिलते हैं। छुट्टियों का आनंद लें, ड्राइव सेफ, डबल डीमेरिट पॉइंट्स चल रहे हैं, सुरक्षित रहें। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम